क्या आप भी हेल्दी स्किन रखने के सपने देखते हैं? हर उम्र जवान रहने की इच्छा रखते हैं? बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, स्वेलिंग आना, रैशेज आना, मौसम के बदलाव के साथ स्किन में बदलाव, क्या ये मेकअप एक्चुअल में आपकी स्किन के लिए फेवरेबल है या नहीं? तो ये पॉडकास्ट आपकी इसी सुंदरता को चार चांद लगाने वाला है। क्योंकि स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। सेकंड हेयर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड इज नेल, क्योंकि नेल हमारा टर्मिनल एंड ऑर्गन है। ये केमिकल ट्रीटमेंट कराइए, वो केमिकल ट्रीटमेंट कराइए, ये स्प्रे लगाइए, ये जेल लगाइए। तो ऑलरेडी इतनी डाइटरी स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन स्ट्रेस है, और कितने स्ट्रेस लेंगे आपके पे। आपको ये इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट लेना बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके ब्लड वेसल्स, नर्व्स, किसी भी चीज़ को हिट कर सकते हैं और ये जानलेवा भी हो सकता है। बट एजिंग इफेक्ट्स जैसे एक मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, पेप्टाइड की क्रीम, नायासिनामाइड, रेटिनॉल सिरम्स, विटामिन सी सिरम्स, एज़ेलाइक एसिड सिरम, ग्लाइकोलिक एसिड सिरम्स, जो एंटी एजिंग में बहुत हेल्प करते हैं। पुराने टाइम पे लोग इतने हेल्दी और ग्लोइंग स्किन वाले कैसे रहते हैं? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज नहीं पता है कि अगर आप 2-3 महीने से ज़्यादा विटामिन ई कंटिन्यू खाते हैं तो आपका मोटापा बढ़ता है। मेकअप आइटम्स आजकल ग्रोसरी से ज़्यादा रफ्तार में सेल हो रहे हैं, डिस्काउंट ब्रैकेट के हिसाब से चल रहे हैं। You are precious, your body is precious, and your face is the most precious part of your body. So why cheap makeup brands? और क्या सनस्क्रीन हमें घर पे भी लगाना चाहिए? हमारा SPF जो है सनस्क्रीन का, वो मात्र 2% UV सन रेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है। बाकी 98% के लिए वो कुछ बता ही नहीं रहा। उस 98% के लिए आपको क्या देखना चाहिए? इवन हमने मेन में देखा है जो वे प्रोटीन लेते हैं उनमें 30+ में भी बहुत एक्नेज आते हैं, बहुत सारे पिंपल्स आते हैं, डैंड्रफ होता है, उनके बैक पे एक्नेज आ जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वैक्स अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर आप वैक्स लॉन्ग रन में करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको इनग्रोन हेयर्स देने लगता है, छोटे छोटे दाने, पिंपल्स देने लगता है, बाल स्किन के अंदर ही ग्रो करने लगते हैं। ये तो आजकल बहुत ट्रेंड में है। 2 इंजेक्शंस ओजेम्पिक एंड मुंजारो ने दुनिया बदल दी है। खूबसूरती एक ऐसी बला है जिसके आगे हर कोई नतमस्तक हो चला है, या यूं कहें कि इस दौर में सुंदरता वो बल है जिसे पाने की इच्छा हर किसी में प्रबल है। तो ये पॉडकास्ट आपकी इसी सुंदरता को चार चांद लगाने वाला है। क्या आप भी हेल्दी स्किन रखने के सपने देखते हैं? क्या आप भी अपने आप को जवान देखना चाहते हैं? हर उम्र जवान रहने की इच्छा रखते हैं? क्या आप भी आए दिन बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं? बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, स्वेलिंग आना, रैशेज आना, मौसम के बदलाव के साथ स्किन में बदलाव, तो ये पॉडकास्ट आपकी हर उस प्रॉब्लम को हल करने वाला है। बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए वुमेन, मेकअप चूज करते वक्त और मेकअप लगाते वक्त क्या आपके जहन में भी ये सवाल आता है कि क्या ये मेकअप एक्चुअल में आपकी स्किन के लिए फेवरेबल है या नहीं, या ये आपकी स्किन को लॉन्ग रन में नुकसान दे सकता है? कहाँ, कितना और किस तरीके का मेकअप लगाना चाहिए? क्या आप भी इस गाइडेंस के तलाश में हैं? तो आज हम ले आए हैं एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को अपने साथ, और ये पॉडकास्ट आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में हल करने वाला है, और हेल्दी स्किन के लिए आपको वो गाइडेंस, वो टिप्स देने वाला है जो आपके लिए सारी उम्र काम आएगी। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं जाने माने डॉक्टर अन्वेषा पोदार, MBBS MD, Skin VD Gold Medalist from Gurgaon with 16 years of experience. Hi ma'am. Welcome to Bekhabar Talks. And thanks for inviting me here. Thank you so much ma'am. Thanks for coming. तो चलिए शुरू करते हैं इस सिलसिले को और लेते हैं इनसे हर उस बात की खबर जिनसे अब तक थे हम बेखबर। तो मैम चलिए पहले आपसे जानते हैं वो चीज़ कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है।
व्हाट इज़ डर्मेटोलॉजिस्ट, आप इसको एक बार डिफाइन करो इन लेमन वर्ड्स में, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर एक्चुअल में होते क्या है और करते क्या है, उनका काम क्या होता है। यस, कहीं ना कहीं आज भी इंडिया में प्रॉपरली लोगों को डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में पता नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो MBBS करने के बाद या तो MD स्किन एंड VD की डिग्री लेता है या DNB स्किन में डिग्री लेता है। बहुत सारे लोग आजकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन रहे हैं जो होम्योपैथ या आयुर्वेद करते हैं, या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं। वो डर्मेटोलॉजिस्ट बिल्कुल भी नहीं होते। तो आप प्लीज़ कभी भी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें तो प्लीज़ MBBS के बाद MD स्किन एंड VD या DNB स्किन की डिग्री जरूर देख लें, या डिप्लोमा स्किन की डिग्री जरूर देख लें। एंड डर्मेटोलॉजी जो है वो बेसिकली 3 ऑर्गन्स को डील करता है। फर्स्ट स्किन, क्योंकि स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। सेकेंड हेयर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज नेल, क्योंकि नेल हमारा टर्मिनल एंड ऑर्गन है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं और जो हमारे लिए बहुत वाइटल है। क्या सुंदर दिखना आज के दौर में बहुत एक्सपेंसिव और लग्जरी हो गया है, या बिना पैसा बहाए भी कोई अपने आप को सुंदर रख सकता है? ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे बहाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं इसे इस तरीके से बोलूं कि अगर आपकी लाइफस्टाइल आप बहुत अच्छी रखें, जैसे आप एक अच्छी नींद लें 7 से 8 घंटे की, 3 से 4 लीटर पानी पिएं पर डे, एक्सरसाइज करें, अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाएं पर डे, कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में घटाएं, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स पर डे खाएं। उसके साथ अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से, जो आपको एक प्रॉपर स्किन केयर दे जिसमें बेसिक एक मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एप्लीकेशन और कुछ सिरम्स लाइक विटामिन C सिरम्स एंड रेटिनॉल सिरम्स दे, जो आप प्रॉपरली फॉलो करें, तो बहुत ही कम पैसे खर्च किए या बहुत ही मिनिमल पैसे खर्च किए आप बहुत अच्छी सुंदर त्वचा पा सकते हैं। इस चीज़ का मैं एक और पहलू बोलना चाहूँगी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर ले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे, और अगर वो अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं रख रहा है, तो शायद उस महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का कोई रिजल्ट भी ना मिले। तो समहाउ एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा खाना पीना, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा सोना, एक अच्छा पानी पीना और एक्सरसाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है अच्छी स्किन पाने के लिए। ओके, सो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आप हमें गाइड करें कि ऐसा क्या करें कि जिससे स्किन प्रॉब्लम्स ना हो, और अगर हो जाए तो उसको रिजॉल्व, उसको सॉर्ट आउट कैसे करा जाए? ठीक है, स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई भी चीज़ प्रिवेंट की जा सकती है या डिले की जा सकती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी चाहिए। उसके साथ अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको रात में जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइजेस करने चाहिए। आजकल बहुत सारे जंक फूड अवेलेबल है मार्केट में, प्लीज़ आप उसे ज़्यादा कंज्यूम ना करें। बहुत सारी चीनी के पदार्थ मार्केट में अवेलेबल हैं जो लोग बहुत, ये कहीं ना कहीं हमारा टंग उसके लिए आकर्षित होता है, तो आप उसे थोड़ा कंजम्पशन कम करें। कहीं ना कहीं अल्कोहल और स्मोकिंग का इंटेक भी बहुत कम रखना चाहिए। एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। उसके साथ टाइम टू टाइम एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें, जो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको एक स्किन केयर बताएगा, जो वो टाइम टू टाइम चेंज भी करेगा। और टाइम टू टाइम आप उसे चेंज करके अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करके एंड डर्मेटोलॉजिस्ट के एडवाइसेस फॉलो करके आप स्किन को बहुत अच्छे से और बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छा रख सकते हैं। आजकल के इस भागदौड़ वाले दौर में लोग बेसिक्स मिस कर रहे हैं, तो वो क्या बेसिक्स हैं अपनी स्किन को ताउम्र हेल्दी रखने के लिए? यस, अब मैं इसे समराइज करना चाहूँगी, जो मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले स्लीप फॉर 7 to 8 hours, वाटर इनटेक ऑफ 3 to 4 liters पर डे, एक्सरसाइज मिनिमम 45 minutes to 1 hour पर डे, और उसके बाद प्रोटीन रिच डाइट, ड्राई फ्रूट्स रिच डाइट, फ्रूट्स रिच डाइट, बट हाँ थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स कम, और स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड जितने भी मॉडर्न लाइफस्टाइल के जंक फूड हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड चीनी के सब्सटेंसेस थोड़ा कम करें। और अच्छा अपने हेल्थ को अपनी अच्छी रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना होगा, और ये बेसिक्स अगर आप करते हैं तो आपकी नॉट ओनली स्किन, आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बहुत अच्छे चल सकते हैं। ओके, हेयर फॉल आजकल न्यू नॉर्मल है, तो इज इट डिपेंड अपॉन स्ट्रेस, एज, और ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिस पे हेयर फॉल डिपेंड करते हैं?
और हेयर फॉल के लिए जो थेरेपीज हैं क्या वो सेफ है एक्चुअली में कराना? यस, हेयर फॉल के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हेयर फॉल ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में हो रहा है, ये सदियों से होता आ रहा है। पहले के ज़माने में भी होता था। कहीं ना कहीं इंडिया की पॉपुलेशन पहले कम थी, डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत कम होते थे, डॉक्टर्स ही बहुत कम होते थे, लोग अक्सर फिजिशियंस को कंसल्ट करने जाते थे और उतनी डर्मेटोलॉजी के लिए अवेयरनेस भी नहीं थी, तो लोग पहले डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे। जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी, धीरे धीरे लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के नंबर्स भी इंडिया में बढ़े, लोगों को डर्मेटोलॉजी ब्रांच के लिए अवेयरनेस आई, फिर उन्हें अपनी हेयर ट्रीटमेंट्स का उनका शौक हुआ कि उन्हें लेना चाहिए, तब उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना शुरू किया। यस, आपने बिल्कुल सही बोला कि जीन्स का फ़र्क पड़ता है। अगर किसी के जीन्स में अगर आपके जीन्स आपकी तीसरी पीढ़ी तक जाते हैं, तीसरी पीढ़ी तक अगर किसी का हेयर लॉस हो रहा है तो चांसेस है कि आपको ज़्यादा हेयर लॉस हो सकता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है, लाइफस्टाइल ख़राब है तो हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है, या आपकी एज कभी कभी बहुत, जैसे मेन में कभी कम एज में ही 18-19 साल की एज में या 20-22 साल में गंजेपन की प्रॉब्लम आ जाती है, या फीमेल्स में भी 25 से 27 साल की एज में या 30+ की एज में गंजेपन की प्रॉब्लम आती है, ये सब आ सकती है। बट उससे ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं आजकल ये लग रहा है कि इतने सारे सलॉन्स, स्पाज खुल गए हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको ऑनलाइन इतने सारे ज्ञान दे रहे हैं, ये केमिकल ट्रीटमेंट कराइए, वो केमिकल ट्रीटमेंट कराइए, ये स्प्रे लगाइए, ये जेल लगाइए। तो ऑलरेडी इतनी डाइटरी स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन स्ट्रेस है, और कितने स्ट्रेस लेंगे आपके हेयर, जो आप उसे अगेन एक एडिशनल फिजिकल स्ट्रेस दे रहे हैं केमिकल स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग या हेयर स्प्रेज और जेल लगा के। तो मेरे हिसाब से मुझे ये बोलना है कि स्टाइलिश दिखना इम्पॉर्टेंट है, बट एक दिन आप ये सब केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह करा के एक दिन स्टाइलिश लग सकते हैं, बट अगले 4 दिन आप बहुत परेशान होंगे परमानेंट हेयर डैमेज की समस्या से, और उसके बाद ना तो आपके पिलोज पे पड़े हुए बाल आपको अच्छे लगेंगे, ना तो आपके ड्रेनेज में पड़े हुए बाल। तो इट्स बेटर कि आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और वो आपको सही गाइडेंस देंगे कि आपको क्या अपने हेयर के लिए करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, और क्या मेडिकेशंस ऑप्ट करने चाहिए, या क्या ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। उसमें मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स खुल गए हैं, जैसे आपने थेरेपीज़ के बारे में पूछा। यस, हम डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सारी थेरेपीज़ करते हैं जिसमें हम स्कैल्प में इंजेक्शंस लगाते हैं, LED लाइट ट्रीटमेंट्स देते हैं, PRP ट्रीटमेंट देते हैं जो एक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है, GFC ट्रीटमेंट देते हैं जो एक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है, QR 6, 7, 8 ट्रीटमेंट, एक्सोजोम ट्रीटमेंट्स, दीज ऑल आर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स जिसमें हम स्कैल्प में इंजेक्शंस देते हैं ग्रोथ फैक्टर्स के, ताकि हेयर ग्रो करें। बट आजकल बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ कोई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बैठा है, जहाँ पे ओनली होम्योपैथ या अनट्रेन्ड टेक्नीशियंस या अनट्रेन्ड नर्सेज या आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या डेंटिस्ट हैं जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के नाम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहाँ पे आपको ये इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट लेना बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके ब्लड वेसल्स, नर्व्स, किसी भी चीज़ को हिट कर सकते हैं और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो प्लीज़, और ये आज के डेट में इंडिया में बहुत सारे केसेस भी रिपोर्टेड हुए हैं जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स की जान गई है। सो दैट्स वाई अगर आप कोई भी ऐसी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स एंड ये थेरेपीज ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर की डिग्री, MBBS, MD स्किन एंड VD या DNB स्किन एंड VD या डिप्लोमा स्किन एंड VD जरूर चेक कर लें, एंड देन ये ट्रीटमेंट्स 100% सेफ है और ये रिजल्ट्स देती है। ओके, बाल सफ़ेद होने का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया या एज है? वक्त से पहले सफ़ेद हो जाने पर कैसे इसको रोका जा सकता है, और जिनके सफ़ेद हो गए हैं वो इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इनको कम कर सकते हैं? हमारे मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग 30 साल की उम्र में हेयर्स, बाल सफ़ेद होना एब्सोल्युटली नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हाँ, अगर 30 साल से कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मल है और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बट जैसा हम मानते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, बाल सफ़ेद होना यूजुअली आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला, आपके जीन्स आपकी तीसरी पीढ़ी तक जाते हैं, तो अगर आपकी तीसरी पीढ़ी में किसी के बाल काफ़ी कम उम्र में सफ़ेद हुए हैं तो आपके भी चांसेस हैं कि आपके बाल 30 उम्र से कम में ही सफ़ेद हो जाए। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारी क्लिनिक्स में जो 6-7 साल में सफ़ेद बाल की कंप्लेन करते हैं, 13-14 साल में सफ़ेद बाल की कंप्लेन करते हैं, और या 20-22 साल में कंप्लेन करते हैं। अगर बच्चों में हो रहा है ये, तो आपको तुरंत से तुरंत पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए, क्यों, या किसी
डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर आपका ब्लड प्रोफाइल कराएगा, शायद आपको आपके बच्चे को आयरन डिफिशियंसी हो, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो, या बच्चे को प्रॉपर प्रोटीन इंटेक नहीं मिल रहा हो, या बच्चा कहीं माल न्यूट्रिशन से सफ़र ना कर रहा हो, या बच्चे का फ्रूट्स इंटेक कम ना हो, या बच्चे को कोई ऐसी डिजीज ना हो या कोई मेडिकेशंस हो जो उसे रिएक्ट कर रही हो। एक और चीज़ नोटिस आया है कि जो बच्चे या जो एडल्ट्स धूप में ज़्यादा रहते हैं या स्पोर्ट्स बहुत करते हैं, धूप की वजह से भी उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। और कुछ लोगों का एक चीज़ है, बिना किसी कॉज के भी सफ़ेद हो सकता है, बिना किसी कारण के भी 30 की उम्र से पहले। लेकिन हाँ, अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो अगेन वो आपको बैलेंस लाइफस्टाइल बताएगा, वो आपको प्रॉपर डाइट, सोना, खाना पीना कैसे है वो बताएगा, और साथ ही साथ कुछ मेडिकेशंस देगा, जैसे कैल्शियम पैंटोथिनेट की टैबलेट्स आती हैं जिसे आप पर डे दे सकते हैं, बच्चे से बूढ़े नहीं, बच्चे से 30 या 35 साल की उम्र तक, जो बाल सफ़ेद होने की स्पीड को बहुत अच्छे से कम कर सकता है। या एक मेलिटेन का स्प्रे दे सकते हैं, जो मेलिटेन स्प्रे अगर आप लगाते हैं तो 20 से 30% बाल काले हो सकते हैं। हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि हम 100% बाल काले कर देंगे, पर जिस रफ्तार से बाल सफ़ेद हो रहे हैं उस रफ्तार को कम कर देंगे, और जो आपकी बॉडी में डिफिशियंसीज है उस बॉडी की डिफिशियंसीज को एब्सोल्युटली करेक्ट कर देंगे। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर कलर कराना सेफ है, और अगर सेफ है तो किस टाइप का हेयर कलर कराना चाहिए? एब्सोल्युटली सेफ है, लेकिन अगेन एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हेयर कलर, क्योंकि आपको आज शायद पता नहीं होगा, मार्केट में इतने सारे हेयर कलर्स हैं जो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि उनके अंदर अमोनिया ही नहीं है, नो अमोनिया, बट उनके अंदर एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है PPD, जिसे पैराफिनलीन ड्राई इमीन कहते हैं। ये आपको मार्केट के ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ब्रांड हेयर कलर में मिल जाएगा। ये हेयर कलर इतना डेंजरस है कि ये आपके स्कैल्प पे एलर्जीज कर सकता है, स्वेलिंग कर सकता है, आंखों में स्वेलिंग कर सकता है। कभी कभी तो एलर्जिक रिएक्शंस इतने सीरियस होते हैं कि पेशेंट्स ICU तक एडमिट हो सकते हैं। कभी कभी परमानेंट पिगमेंटेशन आ सकती है, आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन आ सकती है, नेक पे पिगमेंटेशन आ सकती है, चेस्ट पे आ सकती है, पीठ पे आ सकती है, जो बिल्कुल भी ट्रीटेबल नहीं होगी। कभी कभी आपको शायद नहीं पता होगा, PPD इतना डेंजरस है कि ये कैंसर भी कर सकता है बहुत सारे इंडियंस में। तो प्लीज़ PPD पैराफिनलीन बेस्ड हेयर कलर ना यूज़ करें, एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, और उनके पास ऐसे हेयर कलर्स हैं जो बिल्कुल अमोनिया फ्री और पैराफिनलीन डाइमीन फ्री हैं, जो बिल्कुल लॉन्ग रन में सेफ हैं, जो बिल्कुल भी कैंसर इंड्यूसिंग नहीं है, जिनसे कोई एलर्जी नहीं होती, कोई पिगमेंटेशन नहीं होता, और वो हर तरीके के शेड में अवेलेबल है, चाहे आपको ब्लैक चाहिए, डार्क ब्राउन चाहिए, लाइट ब्राउन चाहिए, हर तरह के शेड में। तो प्लीज़ कंसल्ट करें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को। एजिंग इफेक्ट्स, जो एक दुखती नर्व है हर किसी के लिए, क्या होते हैं और किन किन एरियाज में इनका इम्पैक्ट होता है? क्या मेडिकल साइंस के थ्रू और नेचुरली हम इन एजिंग इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं? यस, एजिंग तो समहाउ आनी ही है, बिकॉज नेचर इज बाउंड टू गिव यू एजिंग। नेचर गिव्स यू एजिंग। एजिंग इज एन एब्सोल्युटली नेचुरल प्रोसेस। तो नेचर आपको देगा, और नेचर से इसे ठीक नहीं किया जा सकता, बिकॉज नेचर तो एजिंग ही देगा। ओके, एजिंग हर जगह आती है, चाहे आप वो हेड टू टो तक। जैसे हमारे हेयर्स आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स, तेल पसीने की ग्रंथियां, और ऑयल ग्लैंड्स यानी तेल की ग्रंथियां कम होने लगती हैं। हमारी बॉडी की स्किन, फेस की स्किन ड्राई होने लगती है। लेकिन हाँ, इसमें जो पब्लिक है, जो कंज्यूमर्स हैं, वो सबसे पहले अपने फेस की स्किन के लिए प्रभावित होते हैं। सबसे पहले फेस पे, चेहरे पे, आंखों के पास रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम स्माइल करते हैं, हमारे आंखों के पास साइड में मल्टीपल लाइंस बननी शुरू हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे वो हमारे फोरहेड पे लाइन बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि फोरहेड पे धूप बहुत ज़्यादा लगती है। फिर धीरे धीरे हमारे फेस की स्किन सैग करने लगती है। जमीन पे, न्यूटन ने बोला था एप्पल जमीन पे गिरता है ग्रेविटी से, वैसे ही हमारा फेस का फैट ग्रेविटी से नीचे सैग करता जाता है, तो हमारा फेस नीचे लटकता जाता है। यहाँ नोज के पास नेजोलेबियल लाइंस आने लगती है, गड्ढा पड़ने लगता है। लिप्स से चिन के पास लाइन आने लगती है, मैरियोनेट लाइंस आने लगती है, डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। पेशेंट्स इसके लिए बहुत कंसर्न होते हैं। बॉडी पे भी आती है एजिंग साइंस, जैसे बॉडी बहुत ड्राई हो जाती है,
बॉडी में रिंकल्स पड़ने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बट वो एक एज के बाद होता है, शायद 50 साल के बाद या 60 साल की उम्र के बाद। तो तब तक कंज्यूमर्स या पब्लिक या पेशेंट्स बॉडी के रिंकल्स के लिए कंसर्न नहीं होते, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे अपनी हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी लूज करती जाती है। लेकिन फेस और हेयर के लिए हर इंसान आज के डेट में बहुत परेशान है और बहुत कंसर्न है एजिंग से। और इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए, जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट अगेन आपको स्किन केयर देगा, जैसे एक मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, पेप्टाइड की क्रीम, नायासिनामाइड, रेटिनॉल सिरम्स, विटामिन सी सिरम्स, एज़िलाइक एसिड सिरम, ग्लाइकोलिक एसिड सिरम्स, जो एंटी एजिंग में बहुत हेल्प करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कोलेजन सप्लीमेंट्स दे सकता है, क्योंकि कोलेजन बॉडी में कम होने लगता है 27 से 28 साल की उम्र के बाद, जो आपकी स्किन पे टाइटनेस मेंटेन करती है और हेयर ग्रोथ को मेंटेन करता है। वो आपको ग्लूटाथियोन जैसे सुपर एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स दे सकता है, जो आपकी स्किन पे ग्लो लाएंगे और आपकी एजिंग को भी प्रिवेंट करेंगे। और साथ में डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स बता सकता है, जैसे आप बहुत सारे लेज़र ट्रीटमेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं जो एब्सोल्युटली सेफ हैं, और बहुत सारे हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट्स होते हैं, फोटो फेशियल लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, PRP ट्रीटमेंट्स फेस के लिए भी होते हैं, एक्सोजोम ट्रीटमेंट्स फेस के लिए भी होते हैं, CO2 लेज़र्स होते हैं, केमिकल पीलिंग होती है, जो सारी ट्रीटमेंट्स एजिंग साइंस को प्रिवेंट एंड डिले करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गए ट्रीटमेंट, मेडिकल साइंस के ट्रीटमेंट, इनको रोकने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए, एजिंग इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। नेचुरली भी कुछ है हमारे पास जिससे हम एजिंग इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं या रोक सकते हैं, या कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। यस, नेचुरली अगेन मैंने पहले बोला था, नेचर इज बाउंड टू गिव यू एजिंग। इट्स अ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, बट नेचुरली आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर अगेन जो मैंने शुरुआत में समराइज किया था, आप अपनी नींद प्लीज़ अच्छी लें। आजकल लोग मोबाइल फ़ोन पे घंटों टाइम स्पेंड कर देते हैं, लेट नाइट सोते हैं, 2 से 3 बजे से पहले सोना नहीं चाहते। बच्चों में हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, बड़ों में देखी हैं, उसकी वजह से उनकी एजिंग साइंस इतनी जल्दी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स एंड स्क्रीन्स में ब्लू लाइट्स हैं जो आप पे एजिंग बहुत जल्दी लाता है। आप प्लीज़ 10 से 11 बजे तक सो जाएं, 7 से 8 घंटे सोएं, सुबह उठ के पानी पिए, एक्सरसाइज करें, फ्रूट्स खाएं, एटलीस्ट 3 फल ज़रूर खाएं। मैं एक बेसिक 3 फ्रूट्स बोलती हूँ, एक एप्पल, एक पोमेग्रेनेट या बीटरूट जो आपका आयरन बनाता है, एंड थर्ड कोई खट्टा फल, सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला, कीवी या ऑरेंजेस, जो भी आपके टाउन में, या मौसमी, जो भी आपके टाउन में उस टाइम सीजनल फ्रूट खट्टे फलों में अवेलेबल है, ये प्लीज़ खाएं। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। जंक फूड कम खाएं, ऑयली फूड कम खाएं, अल्कोहल स्मोकिंग कम करें, टेंशन ना लें ज़्यादा, एक्सरसाइज करें, तो आप इसे नेचुरली भी एजिंग को बहुत सालों तक आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप 40+ हैं तो आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो भी आपको आपकी एजिंग को बहुत अच्छे से डिले कर सकती है। तो सेब और अनार रखेगा आपकी स्किन को सदाबहार। यस। एक विटामिन ई लेने का बड़ा ट्रेंड है, क्या ये एक्चुअल में काम करते हैं? जिसके पास भी हम जनरल डॉक्टर के पास चले जाए तो विटामिन ई कैप्सूल प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो क्या वो एक्चुअल में काम करते हैं, रिड्यूस करते हैं हमारे स्किन की प्रॉब्लम्स को या इफेक्ट्स को, एजिंग इफेक्ट्स को? विटामिन ई बहुत सालों से लोग ले रहे हैं इंडिया में। कहीं ना कहीं एक छोटी सी एवियन ग्रीन कलर की गोली बहुत ज़्यादा बिकती है। बहुत सारे लोग कभी कभी बिना डॉक्टर के कंसल्ट के भी खा लेते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, वो हरे रंग की गोली एक सिंथेटिक विटामिन ई है जो बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब ही नहीं होती। तो आप कभी भी किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट या अच्छे फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको प्लांट डिराइव्ड विटामिन ई कैप्सूल्स लिखेगा, या वो आपको टोकोट्राइनॉल लिखेगा, जो सबसे हाईएस्ट एंड प्योरेस्ट वर्जन ऑफ विटामिन ई है। लेकिन विटामिन ई कैप्सूल्स ओनली एंड ओनली इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो आपकी स्किन में हल्का सा ग्लो लाते हैं, हेयर फॉल में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, और स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं। बट प्लीज़ इन इन्फ्लुएंसर्स को आप ना सुनने लगें सोशल मीडिया पे, जो ये बोल रहे हैं विटामिन ई खाते जाएं, क्योंकि शायद आपको सबसे बड़ा डिसएडवांटेज नहीं पता है कि अगर आप 2-3 महीने से ज़्यादा विटामिन ई कंटिन्यू खाते हैं तो आपका मोटापा बढ़ता है और आप बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हैं, और उसके बाद आपकी बॉडी में विटामिन ई की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो आप प्लीज़ किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो एक आपको प्रॉपर डोज बताएगा, विटामिन ई कितने दिनों तक खाना है, कितने दिनों तक स्टॉप करना है, और कितने दिनों के बाद फिर से स्टार्ट करना है। क्योंकि विटामिन ई सबसे अच्छा फैटी लिवर डिजीज में काम कर रहा है आज के डेट में, वो लिवर में फैट सेल्स घटा रहा है। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
मेकअप आइटम्स आजकल ग्रोसरी से ज़्यादा रफ्तार में सेल हो रहे हैं और कंपटीशन के इस दौर में क्वालिटी का तो पता नहीं, डिस्काउंट ब्रैकेट के हिसाब से ये सेल हो रहे हैं, डिस्काउंट ब्रैकेट के हिसाब से चल रहे हैं। तो मेकअप आइटम्स को किस तरीके से चूज़ करना चाहिए, इनके इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए, क्या देखना चाहिए इसमें? यस, मेकअप आजकल बहुत इंसान की ज़रूरत बन चुके हैं। हर दिन एक नए ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं इंडियन पब्लिक को ये बोलना चाहूँगी, देखो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लोगों को ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। नॉट ओनली इंडियन ब्रांड्स, हर ग्लोबल आइकन, हर ग्लोबल सेलिब्रिटी इंडिया में आके अपने मेकअप ब्रांड्स लॉन्च कर रहा है। चाहे आप अमेरिकन को ले लो, चाहे यूरोपियंस को ले लो, वो इंडिया को एक मार्केटिंग हब समझ चुके हैं और डेली के डेली नया नया मेकअप लॉन्च कर रहे हैं। हर मेकअप प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं। प्लीज़ आप उन्हें अवॉइड करना शुरू करें, क्योंकि और या मेकअप करें ओकेजनली, जब आप पार्टीज़ में जा रहे हैं, किसी फंक्शंस में जा रहे हैं, सेल्डम करें। डेली मेकअप लगाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकता है, एक्ने कर सकता है, ड्राइनेस कर सकता है, ईजिंग जल्दी कर सकता है। सारे लिपस्टिक्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो आप वो लिप पिगमेंटेशन कर सकता है। सो इट्स बेटर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ मेकअप के इंटरनेशनल ब्रांड्स बता सकते हैं जिसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कहीं ना कहीं जो वो लिखते हैं इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड्स, वो अपने क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। मैं किसी सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहती कि इंडिया के मेकअप ब्रांड्स बहुत सस्ते हैं या बहुत चीप क्वालिटी के हैं, बट येस, कहीं ना कहीं इंडिया में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अभी तक उतने स्ट्रिंजेंट नहीं हैं। इंडियन कंपनीज मेकअप में बहुत अच्छे गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर रही हैं, फेक प्रोमिसेस करती हैं, मार्केट में आ जाती हैं जो स्किन को डैमेज करते हैं। और इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड्स, उसमें भी कुछ जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हो, वो कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, जो स्किन पे कम केमिकल्स देते हैं और वो सूट करते हैं आपकी स्किन को। लेकिन हाँ, आप अपनी सोच और अपनी बुद्धि और अपनी विट इस्तेमाल करें। अपने ही आपका सोल डिस्क्रिप्शन होगा कि आप कौन से मेकअप ब्रांड लगाना चाहते हैं। बट मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि योर फेस वैल्यू इज़ नॉट चीप। डू यू लाइक एनी चीप फेस वैल्यूज? No, you are precious. Your body is precious and your face is the most precious part of your body. So why cheap makeup brands? Always look after ingredients. आप ingredients देखें, एक अच्छे ब्रांड को देखें या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि अच्छा ब्रांड मेकअप ब्रांड जो कम केमिकल वाला हो। लेकिन हमारे पास कुछ और भी अदर ऑप्शंस हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारी मेकअप या वाली टिंटेड सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं जिसमें कोई केमिकल नहीं है, जो स्किन के लिए लॉन्ग रन में बहुत सूटेबल होती हैं। हमारे पास बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स भी हैं जो बिल्कुल ग्लिटर जैसी ग्लो देते हैं बॉडी पे, बट उसमें कोई केमिकल्स यूज़ नहीं होते। हमारे पास बहुत सारे हेयर क्रीम्स हैं, हेयर स्प्रेज हैं, हेयर जेल्स हैं जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होते। हमारे पास कॉम्पैक्ट सनस्क्रीन्स हैं जो आप री अप्लाई कर सकते हैं 3 से 4 घंटे के बाद, जिसमें कोई केमिकल नहीं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होंगे। और हमारे पास बहुत सारे लिप बाम्स हैं जो हल्का टिंट दे सकते हैं, नॉट लिपस्टिक जैसा, बट हाँ वो आपकी लिप को लॉन्ग रन में ना तो कोई एलर्जी देंगे, ना पिगमेंटेशन देंगे, ना कोई डार्कनेस देंगे। सो दैट्स वाई मुझे हमेशा लगता है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके एक अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट्स लिखवा लें जो मेकअप जैसा दिखे और आपकी स्किन को लॉन्ग रन में हार्म ना करे, या कोई अच्छा मेकअप ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड लिखवाएं जो इन द लॉन्ग रन आपकी स्किन को सेफ रखे और उस मेकअप ब्रांड्स को आप ओकेजनली यूज करें जब आप पार्टीज या फंक्शंस में जा रहे हैं। कैसे डिसाइड करें कि कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छे हैं, लाइक फेस मेकअप, आई मेकअप, चीक एंड ग्लो एंड एडवांस मेकअप? कैसे इसको डिसाइड करा जाए? बिकॉज आपकी कन्वर्सेशन से ये पता चला है कि ये जो जितनी सारी कंपनीज हैं, इन्होंने इंडियन ऑडियंस को मनी मेकिंग मशीन बना रखा है, बिकॉज वी फोकस ऑन कॉस्ट रेदर देन क्वालिटी। तो आप हमें गाइड करें कैसे मेकअप चूज करा जाए। शुड वी सी इंग्रेडिएंट्स? हमें इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए, ब्रांड देखना चाहिए, क्वालिटी देखनी चाहिए, और वी नीड टू कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट। हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं तो वो बेस्ट उपाय है। बट अगर आप अपनी विट से जा रहे हैं किसी शॉपिंग प्लेस पे और आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर ब्रांड पे ओनली ट्रस्ट ना करें, आप इंग्रेडिएंट्स देखें, क्योंकि एक ब्रांड के बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं और अगर उस रेंज में आपको लग रहा है
हर ब्रांड अपने इंग्रेडिएंट्स टॉप टू बॉटम लिखता है अपनी बॉटल पे, जिसमें टॉप में वो इंग्रेडिएंट्स लिखता है जिसकी क्वांटिटी उस मेकअप में ज़्यादा है, और बॉटम पे वो उन इंग्रेडिएंट्स को रखता है जिसकी क्वांटिटी उस बॉटल में कम है। तो आप प्लीज़ टॉप के एटलीस्ट 4-5 इंग्रेडिएंट्स देख लें जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हों या ना हो। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बेटर होगा किसी इंटरनेशनल ब्रांड्स को खरीदें, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत बैलेंस बनाते हैं। स्किन की pH 5.5 होती है, उस pH के बैलेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और अगर फिर भी अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा मेकअप मैं यूज़ करूं क्या नहीं यूज़ करूं, तो बेटर होगा डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता देगा कि इस ब्रांड और इस क्वालिटी और इस चीज़ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। हाँ, कभी हम ऐसा हो सकता है कि हम थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स बता सकते हैं, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप क्वालिटी कम्स विद अ प्राइस। सो प्लीज़ एटलीस्ट मेकअप पे प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि मेकअप में डेंजरस केमिकल्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ख़राब हो सकती है, एंड कहीं ना कहीं मेकअप के केमिकल्स भी आपको कैंसर्स दे सकते हैं। सो दैट्स वाई आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। ओके, एक सनस्क्रीन में SPF बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो कितना SPF होना चाहिए और क्या सनस्क्रीन हमें घर पे भी लगाना चाहिए? You know, SPF is a big marketing gimmick. Okay. Yes, it's a marketing gimmick. अर्थ पे जो UV रेज आती हैं उसमें 2 टाइप की रेज होती हैं, एक UVA एक UVB। SPF जो प्रोटेक्शन फैक्टर है वो ओनली UVB रेज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, और वो हमारे अर्थ पे मात्र 2% आती है। सो हमारा SPF जो है सनस्क्रीन का वो मात्र 2% UV सन रेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है। बाकी 98% के लिए वो कुछ बता ही नहीं रहा। उस 98% के लिए आपको क्या देखना चाहिए? सनस्क्रीन पे एक लेवल होता है PA, प्रोटेक्शन ग्रेड ऑफ UVA, जो 3+ या 4+ होता है, आप उसे चेक करें, क्योंकि वो 98% UVA रेज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। और जिस भी सनस्क्रीन का PA 3+ है एंड 4+ है, या SPF 30 भी है, तो आपका एक इंडिया की सिटी में आराम से काम चल जाएगा जहाँ पे सन एक्सपोजर मॉडरेट होता है। हाँ, कल को आप अगर बीचेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे ये जो 2% UVB रेज हैं वो थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, वो 5 to 10% हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप थोड़ा हायर SPF लगाएं, जैसे आप SPF 50 या 70 तक जा सकते हैं। लेकिन अगेन SPF से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट PA है देखना, तो आप PA 3+ 4+ जरूर देखें और तभी SPF सेलेक्ट करें, क्योंकि SPF अकेले सनस्क्रीन में कभी भी आपको फुल सन प्रोटेक्शन नहीं देगा। और इसके लिए मैंने बहुत सारे रील्स भी बनाए हैं, आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं ये। और बहुत सारे मॉडर्न UV फिल्टर्स वाले सनस्क्रीन्स होते हैं, जैसे सनस्क्रीन्स वो चूज़ करें जिसमें मॉडर्न UV फिल्टर्स हैं, जैसे टीनोजॉब M, टीनोजॉब S, यूविनल 850। वो लाइट वेट होते हैं, लॉन्ग रन में अच्छा काम करते हैं। और सनस्क्रीन्स आपने पूछा कि इंडोर्स लगाना ज़रूरी है या नहीं, यस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा ये सारी LED लाइट्स, सारे लैपटॉप का स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन, सब में अल्ट्रावायलेट रेज हैं। हमारे घरों में जो कर्टन्स लगे हैं उससे भी सन रेज आराम से अंदर आ सकते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। इवन क्लाउडी डे में जब क्लाउड्स हों, आपको सन नहीं दिख रहा हो, तो भी सन रेज आराम से क्लाउड को पेनिट्रेट करके अर्थ पे आ सकते हैं। तो सनस्क्रीन हर दिन लगाना ज़रूरी है, 3 टाइम्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एक सनस्क्रीन मात्र 3 से 4 घंटे काम करती है। और अगर आप इंडोर्स भी सनस्क्रीन लगाते हैं अलॉन्ग विथ अप्लाइंग आउटडोर्स, आपकी स्किन लॉन्ग रन में बहुत अच्छी रहेगी। तो प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, एटलीस्ट 3 टाइम्स पर डे, एक हेल्दी स्किन के लिए। और PA देखें देन SPF। आजकल एक दौर चल रहा है आर्टिफिशियल ब्यूटी, फिल्टर्स, AI टूल्स हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, तो क्या हम नेचुरल ब्यूटी से दूर जा रहे हैं इस दौर में? हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ कि हम नेचुरल ब्यूटी से दूर जा रहे हैं। हर इंसान को सुंदर दिखना है, नोबडी वांट्स नेचुरल, एवरीबडी वांट्स आर्टिफिशियल लुक इनसाइड टू आउट। उन्हें सुंदर दिखना है, उन्हें रील्स पे सुंदर दिखना है, फिल्टर्स लगाने हैं, AI से चेंज कर लेना है, सब कुछ बदल देना है। उन्हें इंस्टाग्रामेबल लाइफ चाहिए, मुझे उससे कंपटीशन करना है, उससे सुंदर दिखना है, उससे ज़्यादा अच्छा दिखना है। बट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से सच में जो आपका रियल अपीयरेंस है, प्लीज़ आप उस पर फोकस
फोकस कीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आप फिल्टर लगा के सुंदर बने। अपनी नेचुरल स्किन में आप कॉन्फिडेंट एंड हेल्दी स्किन लेके आप अपनी पर्सनालिटी कॉन्फिडेंट फील कीजिए, रादर देन इन फिल्टर्स और एआई टूल, क्योंकि ये फिल्टर्स और एआई टूल लॉन्ग रन में आपको सिर्फ आपके सेरेब्रम एंड ब्रेन को डैमेज करेंगे दैन योर स्किन। ये आपको डिप्रेशन देंगे, एंजाइटी देंगे, फ्रस्ट्रेशन देंगे। तो मुझे लगता है जो नेचुरल ब्यूटी है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रादर देन फिल्टर्स और एआई से सुंदर बनने की कोशिश करने की बजाय। आने वाला एआई का दौर हमें मनचाही सुंदरता दे सकता है। एआई का दौर आपको दे सकता है मनचाही सुंदरता, पर वो तो ऑन स्क्रीन पे आप सुंदर लगेंगे। जब आप रियल लाइफ में आएंगे तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे आपकी नेचुरल, आपकी भगवान ने आपकी शरीर एंड स्किन को बनाया है। तो एआई आपको मनचाही सुंदरता ओनली स्क्रीन पे दे सकता है। जो मैं फिर से बोल रही हूँ, वो आपके ब्रेन पे हावी होता जाएगा धीरे धीरे। वो आपको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी की कैटेगरी में डाल देगा। मल्टीपल साइकेट्रिस्ट इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। बच्चों में बहुत सारी कंट्रीज में रूल आ गए हैं कि 16 साल के कम उम्र से बच्चों को मोबाइल फ़ोन हाथ में नहीं देना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने ये सबसे पहला स्टेप लिया है। और जब बच्चों का दिमाग, बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, उनका इतना छोटा दिमाग होता है, जब वो मोबाइल फ़ोन में घुसने लगते हैं उनकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जाती हैं। वो एक छोटे से प्लेस पे संकुचित हो जाते हैं। उनमें ऑटिज़म डेवलप होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। उनकी स्पीच डिफिशियंसी होने लगती है, वो प्रॉपर बोल नहीं पाते, स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाते, या उन्हें ADHD होने लगता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वो हमेशा हाइपर एक्टिव रहते हैं अपने आप को सबसे अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एआई से यही सीखा है और एआई उनके दिमाग में इतना हावी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एआई से इतना, और या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और या ब्यूटीज़ पे इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन यूजेस ज़रूरी हैं, बट उसे लिमिट करें, बच्चों के लिए भी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है बूढ़ों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें। उससे अच्छा आप बुक्स पढ़ें, आप अपने न्यूज़पेपर्स पढ़ें। कहीं ना कहीं हमारी एक बहुत अच्छी इंडिया की एक बुक है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी, गीता पढ़ें। गीता इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। अगर किसी ने अच्छे से गीता पढ़ ली तो वो बहुत अच्छी चीज़ें मैनेज कर सकता है अपनी लाइफ में, रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन और गेटिंग जेलस फ्रॉम ईच अदर। तो आप बेटर होगा कि आप अपने माइंड को रिलैक्स दें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ा दूर भागें, और सारी चीज़ों, एक ज़िंदगी के जितने पहलू होते हैं सब पे ध्यान दें। जैसे हमारी फैमिली होती है, हमारे नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, हम उनसे मिले, रादर देन एक मोबाइल फ़ोन पे हम सीमित हो जाए। तो लाइफ मैनेजमेंट के लिए एक संजीवनी बूटी है श्रीमद् भगवद गीता। आजकल हर किसी के जहन में एक बड़ा ही नेचुरल और नॉर्मल सवाल है कि पुराने टाइम पे लोग इतने हेल्दी और ग्लोइंग स्किन वाले कैसे रहते थे। इवन जो पुराने दौर के लोग हैं ना, हमारे दादी नानी, उनको हम आज भी देखिए तो उनकी स्किन ग्लो कर रही है। और आज हमें उसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी स्किन को नेचुरली हेल्दी ग्लोइंग रखने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ रहा है। तो क्या बदल गया उस दौर में और इस दौर में? जानते हो सबसे पहले क्या बदला? पहले के ज़माने के लोग बहुत सिंपल थे। वो आपस में मिलते थे फैमिली से, एक दूसरे से। आज के ज़माने में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हो गया है। आधे बच्चे तो कहीं जाते ही नहीं हैं, वो एक छोटे से कमरे, एक छोटे से फ्लैट में सीमित हो गए हैं। पुराने ज़माने के लोग बिल्कुल सिंपल खाना पीना खाते थे जो घर का बना हुआ होता था। कभी कभी ओकेजन्स पे उन्होंने एक समोसा खा लिया, एक जलेबी खा ली। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल जैसा नहीं कि वो जंक फूड पे जंक फूड खाए जा रहे हैं या चीनी के आइटम खाए जा रहे हैं। पुराने ज़माने के लोग सोते बहुत अच्छे से टाइम पे थे। 9 से 10 बजे उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होता था। आज के ज़माने में सोना बहुत ख़राब हो चुका है, लोग लेट सो रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस ज़माने में उनका एक सेट पैटर्न था, इतने बजे ड्यूटी पे जाना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे आना है। आज के डेट में लोग ऑफिस जाते हैं, उसके बाद फिर किसी और चीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं या मोबाइल फ़ोन्स पे इंडल्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनकी स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और पहले इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, इतना पोल्यूशन नहीं था। दिल्ली में भी पोल्यूशन बहुत सीमित था, बट आज की डेट में 3-3 महीने अक्टूबर से दिसंबर तक पोल्यूशन ही रहता है, जहाँ एक बच्चे के लिए सांस लेना दिल्ली में मुश्किल हो जाता है। हवा तक बदल गई है। यस, हवा तक बदल गई है, खाना पीना बदल गया है। एक आटे में ग्लूटेन की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है। पहले लोग पिसा हुआ आटा खाते थे, घर की दूध, घर की मलाई खाते थे। आज हम लोग पैकेट, प्रिजर्वेटिव्स वाले खाना खा रहे हैं, जो सब कुछ बदल चुका है। सो दैट्स में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है पिछले ज़माने
के लोगों से अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और पहले के लोग वॉक, एक्सरसाइज या एक घर में ही एक गेहूँ पीसना या छोटे मोटे खुद से बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब काम बहुत करते थे। आजकल हम मशीनों पे डिपेंडेंट हो गए हैं, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, सब ये काम कर रहे हैं। तो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, हमारा वर्कआउट बहुत कम हो गया है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो हम प्योरिटी से मिलावटी के दौर में आ गए। यस यस। चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, उनको आप डिफाइन कीजिएगा और साथ में उसका वन लाइनर सोल्यूशन बताइएगा फॉर सेल्फ ट्रीटमेंट की कैसे करा जाए। डैंड्रफ, वेरी कॉमन। डैंड्रफ कैसा दिखता है? छोटे छोटे वाइट फ्लेक्स आपकी स्कैल्प से झड़ते रहेंगे, और इसमें ये उन बच्चों को या उन एडल्ट्स को ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, या कभी ये मॉनसून सीज़न या ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इंडिया में सबसे बड़ा मिथ पता है क्या है? लोग सिर पे जम के तेल लगाते हैं, और ये डैंड्रफ का फंगस तेल की ग्रंथियों में बैठ के तेल ही खाता है, तो आप डैंड्रफ को बढ़ाते जाते हो तेल लगाने के साथ। तो प्लीज़ अगर आपको डैंड्रफ है, तेल ना लगाएं सिर पे, रेगुलर वॉश करें, और यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट से विजिट करके एक अच्छा कीटोकोनाजोल, सैलिसिलिक एसिड, पिरोक्टोन, ओलामाइन, जिंक पायरिथॉन या सेलेनियम सल्फाइड का शैम्पू इस्तेमाल करें, जिससे आपके डैंड्रफ बिल्कुल गायब हो जाएंगे, और आप उसे मैनेज करें। इसे लॉन्ग रन में इस शैम्पूज को लगाते रहना पड़ेगा। एक्ने, एक्ने वेरी कॉमन। हर इंसान को आप देखें, चाहे वो मेन हो या फीमेल्स हो, सबको एक्ने है। पहले कहा जाता था एक्ने 13 to 30 ईयर्स की एज में होगा। आजकल तो हम लोग देख रहे हैं 30 के बाद ज़्यादा एक्नेज हो रहे हैं, एडल्ट ऑनसेट एक्ने, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल के जंक फूड और बॉडी हार्मोनल रिस्पॉन्सेज, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं फीमेल्स में भी। सो दैट्स वाई एक्नेज आर वेरी कॉमन। लेकिन हाँ, ये ईजिली मैनेजेबल एंड ट्रीटेबल हैं अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं। एक बेसिक मैं कुछ जेल्स बताना चाहूँगी, जैसे क्लिंडामाइसिन की जेल, डेप्सोन की जेल या बेंजोइल पेरोक्साइड की जेल्स एक्ने को तुरंत गायब कर देती हैं, या सैलिसिलिक एसिड की जेल, अलॉन्ग विथ अच्छा खाना पीना और ऑयली फूड इंटेक कम, और रेगुलर फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन एप्लीकेशन भी एक्नेज को बहुत कम रख सकता है। एक्ने स्कार्स, एक्ने स्कार्स वो होते हैं जो पिंपल के बाद गड्ढे छूट जाते हैं। ये बेसिकली चीक्स पे छूटते हैं और साइड ऑफ द फोरहेड पे छूटते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। कभी कभी ये बॉक्स जैसे दिखते हैं, एक बॉक्स के गड्ढे जैसे, कभी ये रोलिंग पैटर्न में दिखते हैं, कभी कभी छोटे छोटे आइस पिक स्कार्स मीन्स जैसे ऑरेंज के स्किन पे गड्ढे होते हैं वैसे दिखते हैं। एक्ने स्कार्स को मैनेज करना बहुत इजी है। अगेन, जैसे आप डर्मेटोलॉजिस्ट से विजिट करें, या तो वो आपको रेटिनॉइड्स की क्रीम्स देंगे एंड मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन्स देंगे, या पेप्टाइड्स या विटामिन सी सीरम्स देंगे। उससे भी 1 साल लगाने के बाद आप एक्ने स्कार्स में लगभग 30 या 20% इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या आप डर्मेटोलॉजिस्ट से इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, जैसे हम लोग माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट करते हैं, या CO2 लेजर्स करते हैं, या अदर कोई PRP ट्रीटमेंट्स करते हैं जो US FDA अप्रूव्ड हैं और जो बिल्कुल सेफ हैं, जो आपको कभी कैंसर नहीं देंगी। प्लीज़ बी एश्योर्ड फॉर दैट। एक्जिमा, एक्जिमा वेरी कॉमन। हमारी इंडिया में ड्राई वेदर बहुत है, स्पेशली नॉर्थ में ठंड जब आती है इतना ड्राई वेदर हो जाता है। मार्च एंड अप्रैल इतना ड्राई होता है, कहीं ना कहीं मुझे बोलना चाहिए नॉर्थ इंडिया में सितंबर टू अप्रैल स्किन बहुत ड्राई रहती है, क्योंकि विंड बहुत चलती है, हवाएं बहुत चलती है, ठंड बहुत सीवियर आती है। और हमारा इंडिया का टेम्परेचर जो है, क्योंकि हमारा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एक्सट्रीम गर्मी आती है, एक्सट्रीम ठंड आती है, जिसकी वजह से स्किन ये झेल नहीं पाती और एक्जिमास कर सकती है। इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज भी बहुत हैं इंडिया में, जो बॉडी को जब बाइट करते हैं तो एक्जिमा होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, एंड पेशेंट्स उसे स्क्रैच भी करना बहुत पसंद करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप नेल लगाते रहेंगे तो आपका एक्जिमा ज़रूर इंक्रीज करेगा। हाँ, एक्जिमा को मैनेज करने के लिए एक बेसिक घरेलू उपाय है, आप 3 बार मॉइस्चराइजर लगाएं, चाहे आप बेसिक वाइट पेट्रोलियम जेली ही लगाएं या एक कोकोनट ऑयल ही 3 बार लगाएं, एक्जिमा बहुत कम रहेगा। रेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट आपको स्टीरॉयड क्रीम्स या अदर चीज़ें बता सकते हैं। सोराइसिस ऑटो इम्यून एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। और ये सोराइसिस प्रेजेंट कैसा करता है, इतने मोटे मोटे पिंक कलर के प्लाक्स आ जाते हैं स्किन पे, जिसपे फिश जैसी, मछलियों की स्किन जैसी स्केल्स निकलती रहती हैं। पेशेंट्स को बहुत खराब लगता है, वो स्कैल्प पे हो सकता है, फेस पे हो सकता है, बॉडी में कहीं भी हो सकता है, और इतने मोटे मोटे प्लाक्स जम जाते हैं जिसे निकालना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट विजिट के साथ सोराइसिस को मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स कम करके, ओमेगा 3 कंटेंट बढ़ा के, स्टीरॉयड क्रीम्स या कुछ बायोलॉजिकल या इम्यूनोसप्रेसिव टैबलेट्स के साथ बहुत अच्छे से बिना साइड इफेक्ट मैनेज किया जा सकता है। रोजेशिया बहुत कॉमन है,
फेयर पीपल में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये डार्क पेशेंट्स या ब्राउन पीपल में भी हो सकता है, जिसमें आपके नोज और ये जो सेंट्रल पोर्शन आपका चीक्स का है वो हमेशा पिंक या लाल हो जाता है। जरा सा आप धूप में निकल जाएं तो ये लाल हो जाएगा, जरा सा आप एक्सरसाइज कर लें तो लाल हो जाएगा, अगर आपने गर्म चाय पी ली है तो लाल हो जाएगा, या आपने कोई स्पाइसी फूड खा लिया है तो लाल हो जाएगा, या आपने अल्कोहल ले लिया है तो लाल हो जाएगा। इसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। हमारे पास बहुत सारी मॉइस्चराइजर, सेफ सनस्क्रीन्स हैं लाइक जिंक बेस्ड सनस्क्रीन्स जो रोजेशिया को बहुत सप्रेस करके रखती हैं। बहुत सारी गोलियां हैं जैसे आइसोट्रेटिनोइन जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंदर आप खा सकते हैं और वो रोजेशिया को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शंस एंड रैशेस। फंगल इन्फेक्शन इंडिया में सदियों पुरानी बीमारी है। मॉइस्चर की वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है, नमी की वजह से। हम अंडर आर्म में बहुत स्वेट करते हैं, हम ग्रॉइन एरिया में बहुत स्वेट करते हैं, एनल एरिया में जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स के एरिया उसमें बहुत स्वेट करते हैं, जहाँ नमी की वजह से फंगस आ जाता है। गाँव में आपको शायद पता नहीं होगा, इंडिया में फंगल इन्फेक्शन एक एंडेमिक डिजीज बन गया है। जैसे कोरोना एक पैंडेमिक था, वो आया कुछ सालों के लिए और वो चला गया, पर फंगस हमारी इंडिया में जम गया है। वो पूरी रूरल पॉपुलेशन को अफेक्ट कर चुका है, 100% रूरल पॉपुलेशन को या अबाउट 90% रूरल पॉपुलेशन को, और अर्बन में 50% पॉपुलेशन को, क्योंकि स्वेटिंग के साथ लोग टाइट क्लोथ्स बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं, डेनिम्स पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, और उसके साथ हाइजीन का ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से फंगल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और ये रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है मेडिसिन के अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट बहुत सारी मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं। तो प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। सबसे पहले अच्छा हाइजीन सीखें, अच्छे वेंटिलेशन, कॉटन वाले कपड़े पहने जैसे हमारे पूर्वज पहना करते थे, ढीला ढाला कपड़ा, और उसके साथ स्वेटिंग के साथ, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आप 2 बार नहा लें, और पर डे कपड़े धूप में आप सुखाएं, या धूप नहीं निकल रही तो अपने कपड़ों को आयरन मारें। इससे फंगल इन्फेक्शन बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। पिगमेंटेशन इश्यूज। पिगमेंटेशन बहुत कॉमन है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन यूजेस के बाद पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। सन एक्सपोजर से भी होता है, सालों की सन लगेगी, धीरे धीरे स्किन रिएक्ट करेगी। हम 20 से 25 साल तक बहुत यंग रहेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं स्किन के सेल्स कमज़ोर होने लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट के पीपल में स्किन पहले से ही कमज़ोर होने लगती है क्योंकि इनकी स्किन थिन होती है। 20 ईयर्स से पहले ही पिगमेंटेशन आ सकती है। पिगमेंटेशन बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें एक पिगमेंटेशन बहुत कॉमन होता है जिसे मेलाज्मा कहते हैं, जिसे हिंदी में छाइयाँ कहते हैं, जिसमें यहाँ ये एक सर्कुलर ब्लैक पैच चीक्स पे या नोज पे या साइड ऑफ द फोरहेड पे या आईब्रो के ऊपर आ जाता है। कुछ लोग को रेयरली चीक्स पे नीचे भी आ सकता है। इसे बहुत ही डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना, पर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें। अगर हम आपको अच्छी मॉइस्चराइजर एंड फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड हो या टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो वो दें, अलॉन्ग विद सम पिगमेंटेशन की सीरम्स, तो इसे बहुत अच्छे से कम किया जा सकता है। और अगेन लाइफस्टाइल बहुत मैनेज करना होगा। अगर आप फ्रूट्स अच्छा खाते हैं, स्पेशली खट्टे फल, और अच्छी नींद लेते हैं और अच्छा पानी पीते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तभी पिगमेंटेशन को मैनेज किया जा सकता है। लिप पिगमेंटेशन एंड डार्क सर्कल्स। लिप पिगमेंटेशन एंड डार्क सर्कल्स इंडियंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लिप पिगमेंटेशन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं स्मोकिंग की वजह से वो बहुत बढ़ गया है, या लिपस्टिक्स के केमिकल्स की वजह से वो बहुत बढ़ गया है। लेकिन आजकल मैं इंस्टाग्राम पे ट्रेंड देख रही हूँ, लोग लिप पे स्क्रब कर रहे हैं, लिप की स्किन को उतार रहे हैं, हनी लगा रहे हैं, कुछ बेसन लगा रहे हैं। प्लीज़, लिप्स की स्किन बहुत थिन मिली है, आप वहाँ पे ये सब एक्सपेरिमेंट ना करें। आप डर्मेटोलॉजिस्ट से विजिट करें, वो आपको एक अच्छी मॉइस्चराइजर बेस्ड लिप बाम और एक सनस्क्रीन बेस्ड लिप बाम लाइक जिंक सनस्क्रीन बेस्ड लिप बाम या विटामिन सी वाले लिप बाम दे सकता है, जो बहुत ही सेफ हैं लिप्स के लिए, जो लॉन्ग रन में आप लिप की स्किन को सेफ रखेंगे, कोई एलर्जी या पिगमेंटेशन नहीं बढ़ाएंगे और आपकी म्यूकोसा को डैमेज नहीं करेंगे। डार्क सर्कल्स भी 100% इंडियंस को डार्क सर्कल्स होता है। और अगेन मोबाइल फ़ोन यूजेस, लेट नाइट स्लीप, कंटिन्यूस लैपटॉप एंड स्क्रीन यूजेस की वजह से डार्क सर्कल्स बहुत बढ़ गया है। तो प्लीज़ आप अपना 1 घंटे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वर्क यूजेस के बाद आप थोड़ा वॉशरूम चले जाएं, पानी पीने चले जाएं, कहीं एक हॉल्ट लें 10 मिनट का। रात में प्लीज़ जल्दी सोना शुरू करें। मैं बार बार बोल रही हूँ, 10 बजे या 11 बजे सोना शुरू करें, 7-8 घंटे सोएं, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, पानी पिएं, अल्कोहल, स्मोकिंग या जंक फूड कम खाएं। इससे और डर्मेटोलॉजिस्ट से कुछ डार्क सर्कल्स के क्रीम्स लिखवा लें अलॉन्ग विथ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, जो आपके डार्क सर्कल्स को अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं।
एलर्जिक स्किन रिएक्शंस। एलर्जिक स्किन रिएक्शंस आर वेरी कॉमन, बहुत वेग है। बहुत सारे टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे एक इंसेक्ट मॉस्किटोज आपको टच कर लें तो वो एलर्जिक रिएक्शन कर दें। आप कुछ खा लें जैसे प्रिजर्वेटिव्स, कभी कभी फुल बॉडी में स्वेलिंग कर देते हैं, आई स्वेल कर जाते हैं, लिप स्वेल कर जाते हैं, पेशेंट इस ऑफिस नहीं जा पाते, खाना तक नहीं खा पाते, कभी कभी इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शंस आर वेरी कॉमन। कभी कभी वेदर इंड्यूस्ड एलर्जी हो जाती है, जब सीजन चेंज करता है तब एलर्जीज हो जाती हैं। कभी ड्राई स्किन में एलर्जीज हो जाती हैं, कभी किसी कपड़े से, सिंथेटिक कपड़े से एलर्जी हो जाती है, कभी डिओड्रेंट, परफ्यूम्स, इन सब से एलर्जी हो जाती है। हेयर कलर से मैंने पहले ही बता दिया, मेकअप से एलर्जीज हो सकती हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस से एलर्जीज हो सकती हैं। निकल के जीन्स में एक निकल बटन होता है, उससे भी एलर्जिक रिएक्शंस बहुत होती हैं। अगर आप अपनी नेवल पे चेक करें, बहुत बार नेवल पे आप स्क्रैच करते रहेंगे जो शायद जीन्स के निकल बटन से हो सकता है। तो इन सब एलर्जीज के लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। सन डैमेज। सन डैमेज ये बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एक पिगमेंटेशन जो मेलाज्मा, जिसे छाइयाँ बोलते हैं। सेकंड, सन डैमेज में छोटे छोटे तिल आने शुरू हो जाते हैं फेस पे या बॉडी पे, जिसे फ्रेकल्स कहते हैं। धीरे धीरे ये फ्रेकल्स गाढ़े हो जाते हैं और मोल बनने लगते हैं। धीरे धीरे मोल्स और डीपीएन भी बन सकता है, डर्मेटोसिस पैपुलोसा नाइग्रा, जो थोड़े उठे हुए होते हैं, मोल से छोटे होते हैं पर काले रंग के ही होते हैं, जो फेस पे या हाथ पे कहीं या बॉडी पे कहीं भी अपीयर हो सकते हैं। ये डीपीएन धीरे धीरे स्किन से हैंग भी कर सकते हैं, जिसे पेशेंट्स स्किन टैग बोलते हैं, या नेक पे वो निकल सकते हैं या अंडर आर्म में निकल सकते हैं, जिसे पेशेंट स्किन टैग्स या वॉट्स बोलने लगते हैं। पर वो वॉट्स नहीं होता, स्किन टैग्स ही होते हैं। स्किन की आउटग्रोथ होती है। कभी कभी सन डैमेज से स्किन कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। बट इन सब की प्रॉपर डायग्नोसिस एक डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा होनी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा होना चाहिए, जो भी प्रिस्क्राइब करे। ड्राई स्किन। ड्राई स्किन बहुत कॉमन है। कुछ लोगों को जेनेटिक्स से ड्राई स्किन मिलता है, जैसे तीसरी पीढ़ी से, मैंने बोला जीन्स आते हैं। अगर आपकी फैमिली में साइनस की हिस्ट्री है, माइग्रेन की हिस्ट्री है, एस्थमा की हिस्ट्री है, या आपको क्लाइमेट चेंज या धूल मिट्टी से छींकें आती हैं, या आपकी आंखों से पानी निकलता है, या आपको सोर थ्रोट होता है, तो उन सारी एलर्जीज के जीन और ड्राई स्किन के जीन सेम होते हैं। इसे एटोपिक ट्रायड कहते हैं और ये बहुत सारे पेशेंट्स एंड पब्लिक नहीं जानते। सो इन सारी ड्राई स्किन को मैनेज करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइजर्स हैं, जैसे हम आपको बता सकते हैं पैराफिन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, या बटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, या स्क्वेलिन के मॉइस्चराइजर, या बहुत ही ड्राई स्किन हो तो यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बता सकते हैं, जिससे स्किन बहुत अच्छी हेल्दी रह सकती है। स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स बहुत कॉमन है। जब बच्चों की लेंथ एंड हाइट आती है, उस ज़माने में स्किन स्ट्रेच हो जाती है। ये भी जीन्स पे डिपेंड करता है, या सडन आपका वेट गेन हो या वेट लॉस हो तो भी स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, स्किन फट सकती है। या किसी फीमेल को प्रेगनेंसी में एब्डोमेन पे या स्टमक पे स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि स्किन स्ट्रेच हो जाती है। उसके लिए बहुत सारे रेटिनॉइड क्रीम्स दिए जा सकते हैं, मॉइस्चराइजर्स दी जा सकती हैं, ऑयल दिए जा सकते हैं, जो आपकी स्ट्रेच मार्क्स को ईजिली प्रिवेंट करे। और हाँ, समहाउ से मैनेज भी किया जा सकता है 10 to 20% तक। जब स्ट्रेच मार्क्स रेड हों तो आप किसी डॉक्टर से जाके या डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट्स, जो स्ट्रेच मार्क्स को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। बट एक बार अगर स्ट्रेच मार्क्स वाइट कलर के हो गए तो उसे ट्रीट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है। क्या फेयरनेस क्रीम्स सच में काम करती हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। और फेयरनेस पाना भी नहीं चाहिए। फेयरनेस क्या है? ये जस्ट एक मार्केटिंग गिमिक है। अगर हम डार्क स्किन में भी अपनी स्किन नेचुरली बिल्कुल हेल्दी रखें और अच्छा पानी पिए, अच्छा डाइट फॉलो करें, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें, तो एक डार्क स्किन का इंडिविजुअल भी एक फेयर स्किन के इंडिविजुअल जैसा ही अच्छा दिख सकता है। फेयरनेस को इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया गया है, बट प्लीज़ इस मार्केटिंग गिमिक में ना फंसें, और प्लीज़ अपने आप में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाएं कि मैं डार्क हूँ वो गोरा है, मैं काला हूँ वो गोरा है। डार्क स्किन भी उतनी ही ब्यूटीफुल होती है जैसे फेयर स्किन होती है। सो दैट्स व्हाई आप इन सब चक्करों में बिल्कुल ना पड़े। मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, DIY हैक्स, ये सेफ है या रिस्की? मुल्तानी मिट्टी एंड DIY हैक्स कुछ या एलोवेरा कुछ स्किन के लिए सेफ होती हैं, कुछ स्किन के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होती। एलोवेरा के लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी, शायद लोगों को पता नहीं है, एलोवेरा इज सच अ क्रूड थिंग। जो पेशेंट्स प्लांट तोड़ के एलोवेरा अपने फेस पे लगाते हैं, उनकी स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है, धूप के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और अगर आप धूप में निकलते हैं एलोवेरा लगाने के बाद, नेचुरल प्लांट एलोवेरा,
आपकी स्किन जल सकती है। तो इसीलिए आप बेटर होगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके एक हमारी फार्मा कंपनीज स्किन के पीएच 5.5 पीएच के अकॉर्डिंग कुछ एलोवेरा की मॉइस्चराइजर्स बनाती हैं। वो आप एलोवेरा लॉन्ग रन में यूज़ करें, वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा। बट प्लांट एलोवेरा इज़ अ क्रूड एलोवेरा, उसे ना इस्तेमाल करें। और सेकेंड, मुल्तानी मिट्टी, इट्स अ गुड स्क्रब, ये डेड स्किन हटाता है, गुड फ्रेशनेस देता है, लोकल फ्रेशनेस देता है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई ना हो, लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो प्लीज़ मुल्तानी मिट्टी अवॉइड करें। DIY हैक्स, ये भी अगेन लेमन, हनी, कर्ड, किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं सूट करते, तो प्लीज़ आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप ये सब यूज़ किया करें, अपने मन से नहीं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सिरम्स हैं लाइक विटामिन C, रेटिनॉल, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन्स, जिससे हम आपका नेचुरल टैन हटा सकते हैं। और अगर हम आपका नेचुरल टैन भी हटा दें तो आपकी स्किन इतनी हेल्दी और इतनी ग्लोई लगेगी कि आपको ना तो किसी फेयरनेस क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी DIY हैक्स की। ग्लास स्किन और कोरियन स्किन केयर, रियलिटी या हाइप? एब्सोल्युटली हाइप। हम कैसे अपनी जीन्स बदल सकते हैं? हम इंडियंस पैदा लिए, हम कैसे कोरियंस बन सकते हैं? और अगर हमारी स्किन ग्लास की हो जाएगी तो हमारी बोन्स दिखने लगेंगे अंदर से, तो ग्लास स्किन पाई ही नहीं जा सकती। ये एब्सोल्यूट मिथ है। वो कोरियंस की होती है, उनकी थोड़ी वाइट फेयर स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, और उन्हें ग्लास स्किन बोला जाता है। बट इंडियंस में अगर आप नेचुरली अपनी स्किन हेल्दी रखते हैं, उसी को आप ग्लास स्किन समझें। प्लीज़ कोरियन ग्लास स्किन पाने की होड़ में ना लगें, क्योंकि हम अपनी जीन्स बदल नहीं सकते। नाइट रूटीन वर्सेस डे रूटीन, डिफरेंस? नाइट रूटीन में हम डर्मेटोलॉजिस्ट क्या देते हैं? रेटिनॉल सिरम या नायासिनामाइड सिरम या पेप्टाइड सिरम्स या एज़ेलाइक एसिड सिरम्स या ग्लाइकोलिक एसिड सिरम्स या ट्रांजैक्सिमिक एसिड सिरम्स, ये सारे स्किन सिरम्स आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, मींस डेड स्किन निकालते हैं। क्योंकि हमारी स्किन में कम से कम 25 लेयर होती हैं जो डेड स्किन की लेयर्स होती हैं, और उसे टाइम टू टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अंदर से नेचुरल अच्छी स्किन आती रहे। बट डे केयर में हम लोग क्या देते हैं? डे केयर में हम लोग विटामिन C सिरम्स देते हैं जो आपको धूप से प्रोटेक्ट करे। सेकेंड, मॉइस्चराइजर देते हैं, क्योंकि हम रात में आपकी स्किन एक्सफोलिएट करें, उसे थोड़ा ड्राई बना रहे हैं, तो दिन में आपको मॉइस्चराइजर चाहिए। एंड थर्ड, सनस्क्रीन देते हैं, ताकि आप सनस्क्रीन 3 बार लगाएं, ताकि वो धूप से आपको प्रोटेक्शन दे। ऑयली वर्सेस ड्राई स्किन के लिए अलग रूटीन क्या होनी चाहिए? ऑयली एंड ड्राई स्किन बिल्कुल एक लाइन के ऑपोजिट पहलू हैं। ऑयली स्किन बहुत प्रोन टू एक्नेज होती है, ऑयली स्किन में एक्नेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ड्राई स्किन में एक्नेज नहीं होते, पर ऑयली एंड ड्राई स्किन के प्रोज एंड कॉन्स हैं। जैसे ऑयली स्किन में अगर एक्ने हो रहा है तो ऑयली स्किन में रिंकल्स नहीं आते, जल्दी शाइन मेंटेन रहती है। ड्राई स्किन में एक्नेज नहीं आते, और ये एक्नेज बहुत कम आते हैं, पर ड्राई स्किन टैन भी बहुत जल्दी हो जाती है, उनमें एलर्जीज एंड एक्जीमास होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और उनमें रिंकल्स आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ऑयली स्किन केयर बिल्कुल अलग है, ड्राई स्किन बिल्कुल अलग है। ऑयली स्किन में मुझे लगता है रेगुलर 3 टाइम्स फेस वॉशेज होने चाहिए। ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह के वाइप्स या सैलिसिलिक एसिड के वाइप्स आपको अपने कार में या अपने साथ ट्रैवलिंग बैग में रखना चाहिए, ताकि अपने फेस आप वाइप से क्लीन करें अगर आपके पास फेस वॉश करने की सुविधा ना हो या वाटर नहीं अवेलेबल हो। ड्राई स्किन में 2 बार सुबह शाम वॉश बहुत सफिशिएंट होता है। ऑयली स्किन के लिए लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स देने चाहिए, ड्राई स्किन के लिए हैवी थिक मॉइस्चराइजर्स देने चाहिए। एंड ऑयली स्किन में बिल्कुल लाइट वेट सनस्क्रीन, पानी जैसी एक्वस बेस्ड सनस्क्रीन देनी चाहिए। और ड्राई स्किन में आप चाहें तो क्रीम बेस भी दे सकते हैं, या लाइट वेट हाइड्रेटिंग एक्वस बेस्ड सीरम यानी पानी जैसी सीरम भी दे सकते हैं, या टिंटेड सनस्क्रीन भी दे सकते हैं। मोबाइल स्क्रीन और ब्लू लाइट का स्किन पर क्या इम्पैक्ट है? ब्लू लाइट बहुत ही ख़राब डैमेज कर रही है हमारी स्किन को। जैसे मैंने पहले भी बताया, आज से 15 साल पहले मोबाइल फ़ोन का कॉन्सेप्ट बहुत कम था। कहीं ना कहीं आज भी वो बटन वाले मोबाइल फ़ोन, मुझे लगता है 16 साल से कम के बच्चों को सिर्फ वही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कॉल पे बात ही तो करनी है, वो आप आराम से कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया क्यों यूज़ करना है? 16 साल के बाद अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करता है डीप, और उसके साथ ब्लू लाइट और मोबाइल के फ़ोन के साथ एडिक्शन होती जाती है, वो हाथ से छूटती ही नहीं है, जिससे फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होने लगती है, डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, रिंकल्स डेवलप करने लगते हैं, और पेशेंट की मेंटल स्टेमिना भी बहुत कमज़ोर होने लगती है। कहीं ना कहीं पेशेंट्स डिप्रेशन, एंजाइटी के दौर में पहुंच चुका है। तो ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास आयरन ऑक्साइड बेस्ड बहुत सारे सनस्क्रीन्स आते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं ब्लू लाइट के प्रोटेक्शन के लिए, तो प्लीज़ आप वो इस्तेमाल करें। स्ट्रेस एंड स्लीप का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी स्किन पे क्या होता है? 100%।
स्ट्रेस इतना डैमेजिंग है, स्ट्रेस के बिना जिंदगी हो ही नहीं सकती, ऐसा कहा जाता है। लाइफ इज नथिंग विदाउट स्ट्रेस, बट आपको स्ट्रेस मैनेज करना होगा। अगर आपको ऑफिस स्ट्रेस है, प्लीज उसे घर पे ना लाएं, बच्चों के सामने ना लाएं। अगर आपको स्ट्रेस हो भी रहा है, आप कुछ रनिंग कर लें, योगा कर लें, जुम्बा कर लें, या एक्सरसाइज कर लें, या जिम कर लें। आपकी बॉडी में स्ट्रेस से जो टॉक्सिन्स बनते हैं उसे एंडोर्फिन्स कहते हैं, और ये अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करें तो सारे एंडोर्फिन्स बहुत अच्छे से फ्लश आउट हो जाते हैं स्वेट के साथ, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी पे कम डैमेज करते हैं। सो दैट्स व्हाई स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए और चिंतन करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। जिम सप्लीमेंट्स जैसे वे प्रोटीन है, इनसे एक्ने हेयर फॉल होता है? यस, वे प्रोटीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वे दूध से बनता है, दूध में लैक्टोज जो होता है वो एक शुगर होता है, और ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर होता है। अगर आप इतना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर खाएंगे डेली बेसिस पे, नो मैटर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपके ऑयल ग्लैंड्स बढ़ाने लगेगा, और धीरे धीरे आपको डैंड्रफ होना शुरू हो जाएगा, एक्नेज आने शुरू हो जाएंगे। इवन हमने मेन में देखा है जो वे प्रोटीन लेते हैं उनमें 30+ में भी बहुत एक्नेज आते हैं, बहुत सारे पिंपल्स आते हैं, डैंड्रफ होता है, उनके बैक पे एक्नेज आ जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और वे प्रोटीन से फीमेल्स में PCOD की समस्या बहुत पाई गई है। उनके हार्मोन की डिस्टर्बेंसेस होने लगती है, उन्हें मेन जैसे लड़कों जैसे बाल आने लगते हैं चिन पे, डैंड्रफ हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, हेयर उड़ने लगते हैं, हेयर फॉल हो जाता है। गंजेपन की समस्या वे प्रोटीन से बोथ मेन में भी देखी गई है, विमेन में भी देखी गई है। स्पेशली अगर कोई इसके साथ क्रिएटिन ले रहा है जिम में, तो क्रिएटिन के साथ और भी ज़्यादा हेयर फॉल और गंजेपन की समस्या होती है, बोथ मेन एंड फीमेल्स में। हाँ, कुछ लोग तो स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। यस, स्टीरॉइड्स आर एब्सोल्युटली डेंजरस। इंडिया एकमात्र कंट्री है जहां स्टीरॉइड बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है, और लोग सोचते हैं हम एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स खा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। जिम में हम 10-10 साल खा सकते हैं, वो आपकी हड्डियों को गला सकता है, वो आपके फीमर बोन जो आपके थाई में एक बोन होता है जिस पे आप खड़े होते हैं, उसके बॉल, उसके हेड को गला सकता है। फिर आप खड़े कैसे होंगे? आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, नी को खराब कर सकता है, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पाइनल कॉर्ड को खराब कर सकता है, जो आप खड़े होने में बहुत परेशानी आएंगी, डायबिटीज़ दे सकता है, एक्ने दे सकता है, पिंपल्स दे सकता है, डैंड्रफ दे सकता है। सो प्लीज़ स्टीरॉयड ना इस्तेमाल करें। नेचुरली अगर आप वर्कआउट करें और नेचुरली जितने मसल्स बनते हैं उतना बनाएं। और हाँ, वे प्रोटीन की जगह आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं, चाहे पी बेस्ड प्रोटीन या सोय बेस्ड प्रोटीन या ईज बेस्ड प्रोटीन। वो सब प्रोटीन्स बहुत लॉन्ग रन में सेफ होते हैं अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। फेशियल आजकल हेयर कट कराने जितना न्यू नॉर्मल हो गया है, तो क्या फेशियल हर स्किन के लिए संजीवनी बूटी है? फेशियल संजीवनी बूटी नहीं है। पहले के दौर में फेशियल्स लोग सैलून्स में जाके करवाते थे, वहाँ बहुत सारे केमिकल्स लगा दिए जाते थे, ब्लीच लगाया जाता था, D-tan लगाया जाता था, जिसमें बहुत ही डेंजरस केमिकल्स पाए जाते हैं जो स्किन को डैमेज करते हैं एंड अगेन स्किन कैंसर का कर सकते हैं। और बहुत सारे एक्सेसिव मसाजेस किए जाते हैं, इतने सारे सैलून, स्पा, वेलनेस सेंटर्स हैं जहाँ मसाजेस किए जाते हैं, जिससे आपके रिंकल्स और बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अनट्रेन्ड टेक्नीशियंस हैं या अनट्रेन्ड स्टाफ्स हैं उन्हें पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में मसाज करना है। तो बेटर होगा कि आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें, वहाँ पे आप मेडिकेटेड फेशियल्स करा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक कार्बन फेशियल, एक हाइड्रा फेशियल, या एक CO2 लेज़र फेशियल, या माइक्रोनीलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी फेशियल, या PRP फेशियल, या वेम्पायर फेशियल, ये सब बहुत सेफ हैं। और ये सारी मशीनें US FDA द्वारा अप्रूव्ड हैं, जो लॉन्ग रन में ना तो कोई आपको रिस्क देती हैं, ना तो कोई कैंसर देती हैं, ना बिल्कुल सेफ्टी प्रोफाइल बिल्कुल अच्छी है। और जहाँ कोई डॉक्टर अपने हाथ से ये ट्रीटमेंट कर रहा हो, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ ज़्यादा मसाज ना करवाएं अपने चेहरे पे, क्योंकि वो आपको एक्नेस दे सकता है, आपके ऑयल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकता है, और उल्टा आपके रिंकल्स को ज़्यादा बढ़ा सकता है। कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत कम केमिकल्स यूज़ करता है, जैसे एक कार्बन यूज़ कर लिया, या उसने माइल्ड pH बैलेंस्ड सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड बेस्ड केमिकल्स को यूज़ किया आपका मेडिकेटेड फेशियल्स करने के लिए, आपका सन टैन हटाने के लिए, तो वो आपकी स्किन के लिए लॉन्ग रन में एब्सोल्युटली सेफ है। इतने एक्सपेंसिव फेशियल कहाँ तक बेनिफिशियल हैं और इनका बेनिफिट कब तक रहता है?
ये एक्सपेंसिव फेशियल्स नहीं होते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने छोटे छोटे फेशियल बताए, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, 3,000 से 4,000 रुपये में आराम से हो सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स करते हैं, स्किन की सारी डेड सेल्स, इम्प्योरिटीज़ को निकाल देते हैं, स्किन में डर्मिस के अंदर कोलेजन बनाते हैं, डार्क सर्कल्स को कम करते हैं, टाइटन रखते हैं। ये लॉन्ग रन में बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, अगर आप इसके 6 to 8 सेटिंग्स पर ईयर लें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी मैनेज रहेगी। लेकिन ये चीज़ है कि अगर हम कोई चीज़ आज बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं इस महीने, आज हम बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट इनटेक कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और आफ्टर 2 months हमने सारे एक्सरसाइजेस छोड़ दिए, सारा खाना पीना छोड़ दिया, तो जो स्टेमिना हमने इस मंथ में बिल्ड की है वो 2 महीने बाद तो नहीं चलेगी ना। तो जो ट्रीटमेंट आपने इस साल करवाया, अच्छे 6 to 8 सेशंस मेडिकेटेड फेशियल्स के, वो अगले 3-4 सालों तक या 5 सालों तक नहीं चलेगा। हाँ, वो कुछ महीने चल सकता है, जब तक आप दोबारा धूप से टैन ना हो जाएं या हॉलीडे से टैन ना हो जाएं, तब तक चल सकता है। लेकिन मैनेज करने के लिए स्किन केयर एंड ट्रीटमेंट्स आर मोर अबाउट मैनेजमेंट इन द लॉन्ग रन। आपको इसे टाइम टू टाइम लेते रहना पड़ेगा, और स्पेशली इसे स्टार्ट करना चाहिए आफ्टर 25 साल की एज के बाद। 25 साल से पहले स्किन अच्छी ही रहती है, ज़्यादा ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या कुछ केमिकल पील के सेटिंग्स करने होते हैं 25 साल से पहले, अगर बच्चों को पिंपल्स आ रहे हैं। अदरवाइज 25 के बाद आप आराम से ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है। कम सेशंस लें, 6 to 8 सेशंस, बट हाँ, ट्राई करें हर साल कुछ सेशंस लेने की। कोई नेचुरल, सेफ या बेस्ट सब्स्टिट्यूट है जो फेशियल से भी बेटर रिजल्ट दे सकता है? यस, नेचर तो सबसे सेफ है। नेचर से किसी इंसान की तुलना ही नहीं की जा सकती, या किसी इंसान द्वारा मशीन की तुलना ही नहीं की जा सकती। बट हाँ, नेचर के लिए जो मैंने समराइज़ किया था पहले भी, कि आपको अपना स्लीप अच्छा रखना पड़ेगा, 7-8 घंटे की नींद, 3 से 4 लीटर पानी, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट इनटेक, प्रोटीन बढ़ाना होगा, कार्बोहाइड्रेट कम करने होंगे, ऑयली फूड कम करना होगा, अल्कोहल स्मोकिंग कम करना होगा, स्ट्रेस मैनेज करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, लेजी नहीं होना होगा, चीनी के पदार्थ कम खाने होंगे। तो कहीं ना कहीं आप नेचुरली भी अपनी स्किन को बहुत हेल्दी रख सकते हैं रादर देन फेशियल्स। हेयर रिमूवल कहाँ के सेफ है कराने? वैक्स और रेजर रिमूवल, इस पे जाना चाहिए। लेज़र हेयर रिमूवल एब्सोल्युटली सेफ है, अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ US FDA अप्रूव्ड मशीन के द्वारा लेज़र हेयर रिमूवल करा रहे हैं। क्योंकि एक US FDA अप्रूव्ड मशीन्स बहुत कॉस्टली होती हैं। एक R&D में साइंटिस्ट 15 साल लगाते हैं, तब जाके एक मशीन आती है मार्केट में। इससे कोई कैंसर होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। आप आराम से इससे कुछ सर्टेन बॉडी पार्ट्स पे तो ये बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे लोगों के प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, इचिंग की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे ये 90 to 95% बाल हटा देती है। अंडर आर्म में लोगों को फ्रिक्शन से, स्वेट से बॉइल्स होने लगते हैं, वहाँ पे 90 to 95% हेयर परमानेंटली हटा देती है। लेग्स पे, थाइस पे इतने हार्ड हेयर होते हैं, उसे भी 90 से 95% ये बिल्कुल परमानेंटली हटा देती है। ये लड़कियों में अपर लिप या लड़कों में बियर्ड शेपिंग का बहुत ट्रेंड है, बियर्ड के ऊपर वाले बाल परमानेंट हटा देती है। वैक्स अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर आप वैक्स लॉन्ग रन में करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको इनग्रोन हेयर्स देने लगता है, छोटे छोटे दाने, पिंपल्स देने लगता है, बाल स्किन के अंदर ही ग्रो करने लगते हैं। वैक्स से स्किन, अगर आप फेस पे वैक्स रेगुलरली मारते हैं तो स्किन धीरे धीरे लूज होकर लटकने लगती है। और वैक्स बहुत बारीका वैक्स या कुछ ऐसे वैक्स हैं जो बॉडी पे इतना हॉट एंड टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं कि वो स्किन को बर्न भी कर देते हैं। तो प्लीज़, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर लेज़र हेयर रिमूवल करवाएं rather than waxing। और परमानेंट हेयर रिमूवल करवाना चाहिए, ये सेफ है। और ऐसा भी देखा गया है कि परमानेंट हेयर रिमूवल करवाने के बाद कुछ लोगों के आफ्टर 6 months दोबारा बाल आ जाते हैं। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? यस, देखो, परमानेंट हेयर रिमूवल बिल्कुल सेफ है। पुराने ज़माने में, पुरानी सदी में पहले हेयर्स का काम क्या होता था? हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, हमारी बॉडी के से स्वेट को रेगुलेट करना, हीट को रेगुलेट करना। पर पहले के ज़माने में एसीज नहीं होते थे, फ़ैन नहीं होते थे, तो हेयर्स की ज़रूरत होती थी। आज के डेट में हम एक कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं। इवन इंडिया की गर्मी में हम 20 से 30 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में ही रहते हैं, अगर हम इंडोर एक फ़ैन के अंदर बैठे हों। तो आज की डेट में हेयर्स की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल परमानेंट लेज़र हेयर रिमूवल करवा सकते हैं, स्पेशली जो बॉडी एरियाज मैंने बताए, जैसे अंडर आर्म, प्राइवेट पार्ट्स, फेस, अपर लिप, लेग्स या चेस्ट, बैक, मेन में, या हैंड्स।
और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप लेज़र हेयर रिमूवल कराएंगे तो 6 महीने या 1 साल के बाद आपके बाल दोबारा आ जाएंगे। प्रॉब्लम अगेन क्या आ रही है, इंडिया में मात्र 18,000 डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जो IADVL द्वारा रजिस्टर्ड है आज के डेट में 2026 में। और पता है ऑनलाइन कितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं? 2 लाख। ये डर्मेटोलॉजिस्ट कहाँ से आ गए? ये वेलनेस सेंटर्स, हेयर सैलून्स, स्पास सब लेजर्स कर रहे हैं, जहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, जहाँ पे कॉस्मेटोलॉजिस्ट है जो होम्योपैथ आयुर्वेद को छोड़ के या डेंटिस्ट्री को छोड़ के कॉस्मेटोलॉजी स्किन लेजर की प्रैक्टिस कर रहा है, जो इंडियन सरकार के द्वारा बिल्कुल वैलिड नहीं है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस पे बैन भी लगाया है कि तमिलनाडु में कोई भी डेंटिस्ट, होम्योपैथ, आयुर्वेद, कोई भी सैलून, स्पा सेंटर्स या वेलनेस सेंटर्स स्किन की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। धीरे धीरे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे इंडिया में आ जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो लेजर्स, लोग बहुत ही चीप क्वालिटी लेजर्स यूज़ कर रहे हैं, चाइनीज़ मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो स्किन बर्न कर देते हैं, जला देते हैं या ऊपर ऊपर घुमा के निकल जाते हैं। और लेज़र्स मशीन्स के रिजल्ट्स प्रॉपर हीट नहीं देते, हेयर्स बर्न नहीं होते, हेयर्स बचे रह जाते हैं। कुछ टाइम तक स्किन अच्छी लगती है कि हेयर स्लो ग्रोथ कर रहे और 6 महीने से 1 साल के बाद हेयर वापस आ जाते हैं। बट आपको समझना होगा, अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आपको US FDA अप्रूव्ड लेज़र हेयर रिमूवल मशीन दे रहा है, उसके पास MD स्किन एंड VD या DNB स्किन एंड VD या डिप्लोमा स्किन की डिग्री है, और अगर वो अपने आंखों के सामने सुपरविजन के द्वारा आपका लेज़र हेयर रिमूवल करवा रहा है, तो आपके 90 से 95% बाल परमानेंटली चले जाएंगे, या तो 8 से 10 सेशन में या 10 से 12 सेशन में, लेकिन वो कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, कुछ लड़कियों में जिनमें हार्मोन की इश्यूज की समस्या है, जैसे PCOD की या इंडोमेट्रियोसिस की या फाइब्रॉइड्स की, उनमें फेस पे चिन के बाल बार बार आ सकते हैं, तो वो उसमें उन्हें डाइटरी लाइफस्टाइल्स एंड डाइटरी मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बताना होगा, ताकि उनके चिन के बाल बार बार ना आए लेज़र करने के बावजूद। सो दैट्स वाई अलॉन्ग विथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट चिन के बाल भी आराम से सप्रेस रखे जा सकते हैं और अच्छे से कम किए जा सकते हैं लड़कियों में। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, how to protect skin during weather changes like summer to winters, winters to summer and also during monsoon जो कि आने वाला है। Yes. हमारे इंडिया का वेदर बहुत जल्दी चेंज करता है। हमारे पास 4 वेदर हैं, और कभी कभी आजकल तो वेदर इतना चेंज हो गया है कि अप्रैल मई में भी बारिश होती है जो पहले नहीं होती थी। ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, 3-3 महीने की ठंड पड़ती है, पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है, और मॉनसून में आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, 3 महीने बारिश होती है। शायद ये ग्लोबल वार्मिंग के भी सिम्टम्स हैं, वी डोंट नो क्या हो रहा है। बट हाँ, इसमें करना क्या चाहिए कि अगर आप समर्स में हैं तो आप लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगाएं, या आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र ना लगाएं। रेगुलर फेस वॉशेस करें और लाइट वेट सनस्क्रीन्स लगाएं जो ज़्यादा हैवी ना हो। जब विंटर्स आएँ तो आप क्रीमी मॉइस्चराइजर्स लगाएं और क्रीमी सनस्क्रीन्स लगाएं जो आपकी स्किन को सूट करे। एंड थर्ड, अगर जब मानसून हो, मानसून में हम इतना ज़्यादा स्वेट करते हैं, आई थिंक हीट वेव से ज़्यादा जुलाई एंड अगस्त में स्वेट करते हैं, तो जो भी हम मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन्स लगाते हैं वो स्किन के साथ धुलता जाता है, पसीने के साथ धुलता जाता है। तो आप मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगा के थोड़ा 10-15 मिनट वेट कर लें इस घर के अंदर ही, तब बाहर स्टेप आउट करें, पर लगाएं लाइट वेट ही। अगर ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर्स या सनस्क्रीन्स लगाएंगे या फेस वॉशेस लगाएंगे तो आपको पिंपल्स आने की संभावनाएं समर्स में, मानसून में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आप किसी अगेन डॉक्टर से कंसल्ट करके या डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके सारी ट्रीटमेंट्स लिखवा लें। कॉस्मेटिक सर्जरीज जो हमारी कुदरती बनावट को बदलकर नया रंग, नया रूप और नया ढंग बना देती है, जो कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और हाई प्रोफाइल लोग करवाते भी हैं, क्या सेफ है? यस, ये सेफ हैं। सबसे बड़ी बात मुझे ये बोलनी चाहिए कि ये सेलिब्रिटीज और हाई प्रोफाइल लोग सिर्फ नहीं करा रहे, ये नॉर्मल प्रोफाइल के लोग भी आज करा रहे हैं। ये बहुत ही सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, ये सस्ते ही ट्रीटमेंट्स हैं। हमारे इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से US की कंपनीज ही बनाती हैं, चाहे वो बोटॉक्स बनाए, फिलर्स बनाए या कोई भी मशीन्स बनाए, बट वो इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से मशीन्स और प्रोडक्ट के प्राइसेस वैसे ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रखते। और मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई इंसान
अगर अपनी उसकी नोज नाक अच्छी नहीं है, वो अपनी नाक को करेक्ट कर लेता है, या उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, वो अपनी नोज का शेप चेंज करवा लेता है, या उसके लिप्स बहुत पतले हैं, वो अपनी लिप्स को फिलर से फिल करवा लेता है। और अगर वो उस चीज में कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, वो अपनी जॉब पे, अपने ऑफिस में उस वजह से कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो उसे ये काम जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये उस पर्सन का सोल डिस्क्रिप्शन है। हम कोई नहीं होते जज करने वाले कि आपके लिए ये अच्छा है, आपके लिए ये बुरा है। उस इंसान को अगर उस चीज़ में अपनी नेचुरल ब्यूटी दिख रही है तो वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जरूर करा सकता है, और ये बहुत ही सेफ हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, यूएस FDA अप्रूव्ड है। और नॉर्मल प्रोफाइल ही करा रहे हैं आज के डेट में। सेलिब्रिटीज़ तो मुझे लगता है बहुत कम कराते हैं अब, ज़्यादातर नॉर्मल प्रोफाइल के लोग करा रहे हैं। हमारी क्लिनिक्स में मैक्सिमम नॉर्मल प्रोफाइल के ही लोग आते हैं। एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है हमारा अगला, सिम्टम्स ऑफ स्किन कैंसर एंड प्रिवेंशन। स्किन कैंसर, यू नो, स्किन कैंसर ना हम ब्राउन हैं, कहीं ना कहीं ये ब्राउन सेल्स यानी मेलानिन सेल्स हमें धूप के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। तभी हमारी इंडिया में स्किन कैंसर के रेट्स बहुत कम है। इसका प्रिवलेंस मात्र लेस देन 1% पॉपुलेशन में है। और स्किन कैंसर जो होता है वो बेसिकली क्रॉनिक धूप लगने की वजह से होता है या जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से होता है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कभी आपके चेहरे पे काला तिल डेवलप कर सकता है, जिसमें कोई घाव या अल्सर हो सकता है और उसमें कोई पेन नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। कभी लिप्स पे कोई घाव हो सकता है जिसमें बिल्कुल पेन नहीं होगा और वो सालों से, 1 साल 1.5 साल से वैसा ही चलता रहेगा। या कोई आपका पुराना पिछला मोल है जिसमें 5 पॉइंट्स देखे जाते हैं। फर्स्ट, एसिमेट्री मीन्स आप उस पर एक पेन रखें तो उसकी सिमेट्री ही प्रॉपर ना हो, ओके, वो इधर उधर दौड़ती हुई दिखाई दे, वो मोल यानी वो टिल। सेकेंड, उसका बॉर्डर जिग जैग पैटर्न में चारों तरफ बदलता रहे और भागता रहे यानी बढ़ता रहे साइज में। थर्ड, कलर वेरिएशन, सी फॉर कलर वेरिएशन, अगर उसका कलर रेड हो रहा है, इसमें इन्फेक्शन हो रहा है, या ब्लू हो रहा है या वाइट हो रहा है, ये सब बहुत डेंजरस साइंस हैं। फोर्थ, डी फॉर डायमीटर, अगर उसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। एंड लास्ट, ई फॉर एलिवेशन, अगर उसकी एलिवेशन इंक्रीज हो रही है, मीन्स पुराने एग्जिस्टिंग मोल्स में भी कैंसर डेवलप कर सकता है। तो आप इसके लिए तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट से विजिट करें। अगर आपको कोई पेनलेस अल्सर हो या बॉडी पे भी आपको कोई घाव हो जो पेनलेस हो और जिसका जो भर ना रहा हो किसी भी जेल लगाने से, तो प्लीज़ क्रॉनिक अल्सर्स या क्रॉनिक मोल या क्रॉनिक तिल या कोई अलग सी डिजीज़ ऐसी हो तो आप जो पेनलेस हो डॉक्टर से ज़रूर जाके कंसल्ट करें एंड डायग्नोस करवाएं, जिसे हम बायोप्सी से अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। बट इंडिया में प्रेवलेंस फिर भी बहुत कम है, लेस देन 1% ऑफ स्किन कैंसर डेवलप्स इन इंडिया। टैटू बनवाना कहाँ तक ठीक है? लोग फुल बॉडी टैटू भी बनवाते हैं, तो इसके कुछ इम्पैक्ट्स, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और कहाँ टैटू बनवाने से बचना चाहिए? टैटू कोई न्यू कल्चर नहीं है। टैटू इज़ एन एंशिएंट कल्चर, सदियों से होता आ रहा है, चाहे वो इजिप्शियंस हों, रोमन्स हों या इंडियंस हों। हमारी दादी नानी सब करवाती थी टैटू, ये बहुत पुरानी चीज़ है। टैटू आज के ज़माने में ज़्यादा ट्रेंड में है, मॉडर्न टैटूज लाइक डिफरेंट डिज़ाइंस, बारीक टैटू। मुझे लगता है टैटू एक प्रॉपर ट्रेंड, जो उसका ट्रेंड प्रोफेशनल है, उससे कराना चाहिए। उसके इंक की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना बहुत बार हमने देखा है कि सस्ते इंक की क्वालिटी से टैटू से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। प्लीज़ आप टैटू बिल्कुल नहीं बनवाएं अगर आपको किसी एविएशन इंडस्ट्री में जाना है या किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, क्योंकि इन सब इंडस्ट्रीज़ में टैटूज़ को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। और यू नो, टैटू बनवाना बहुत सस्ता होता है, बट टैटू को हटवाना उससे 10 गुना ज़्यादा महंगा होता है, जो हम लेज़र द्वारा करते हैं, और 10 से 12 सेटिंग्स लगते हैं। तो पेशेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, ये टैटू मैंने बनवाया क्यों। टैटू बनवाने के बाद अगर किसी ने नीडल्स बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रिक कर दी उस साइड पे, एक तो पेन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे एक डिजीज़ डेवलप कर जाती है मीलिया, जिसमें छोटे छोटे वाइट कलर के सिस्ट बन जाते हैं पूरे टैटू पे। उसे भी ठीक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बोनी एरियाज़ हैं, जहाँ पे जैसे एल्बो, नीज़ या नेक बहुत ज़्यादा विजिबल होता है या फेस बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, इन सब एरियाज़ पे टैटू नहीं बनवाने चाहिए। जो एरिया कम विजिबल है आप
उसी पे बनवाएं, या जैसे हैंड्स या लेग्स जो कम, जिसे छुपाया भी जा सकता है, या बैक या चेस्ट, इन सब पे आप ज़्यादा टैटू बनवाएं। और अगर आप बनवा भी रहे हैं तो किसी ट्रेन प्रोफेशनल और जहाँ अच्छी क्वालिटी इंक यूज़ की जा रही है वहाँ करवाएं। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ ब्लैक टैटू ही ज़्यादा बनवाएं, रेड, येलो या ग्रीन ना बनवाएं, क्योंकि ब्लैक टैटू तो हम फिर भी हटवा सकते हैं कल को अगर आपको अच्छा ना लगा, बट रेड, येलो और ग्रीन टैटू निकलवाना बहुत मुश्किल है, इवन लेजर से। रेड येलो टैटू आपकी ज़िंदगी के साथ ही रह जाता है और बहुत सारे पेशेंट्स और या पब्लिक अफसोस करती रह जाती है। इसमें मैंने एक और चीज़ सुना है, कुछ पेशेंट्स अपने पेरेंट्स या जिनसे वो बहुत क्लोज होते हैं उनकी जो अस्थियां होती हैं, उनके एशेस जो होते हैं, वो टैटू की इंक में मिलवा के अपनी टैटू बनवाते हैं ताकि उनकी मेमोरीज उनकी बॉडी में पूरी जिंदगी चल जाए। ये मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सुना है। ये अभी तक मेरे पास एक पेशेंट ही आया है, अभी तक मैंने उसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं देखा है। होपफुली अगर कोई एलर्जिक रिएक्शंस ना हो तो आप इसके लिए जा सकते हैं। टैटू एक आपके लिए बहुत नाइस मेमोरी रहेगी अगर आप उस पर्सन से जिंदगी भर जुड़े रहना चाहते हैं। चेहरे का मोटापा कैसे कम करा जाए, जैसे डबल चिन भी हो जाती है, इसके लिए कुछ? चेहरे का मोटापा तब तक कम नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी का मोटापा कम नहीं होगा। तो बॉडी के मोटापे के लिए फिर से आपको एक्सरसाइज ही करनी होगी, हेल्दी लाइफस्टाइल ही फॉलो करना होगा, या कुछ डाइटिशियन से आप मिलके इंटरमिटेंट फास्टिंग या कुछ वीगन डाइट, कीटो डाइट भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो उससे भी वेट लॉस करना बहुत ईजी हो जाता है, जिससे चेहरे का फैट कम हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप इन क्लिनिक डर्मेटोलॉजिस्ट से कोई ट्रीटमेंट कराएं, जैसे एक हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट होता है, जो अल्थेरा या डबल ओ गोल्ड मशीन्स, 2 मशीन्स हैं जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है, उससे डबल चिन को बहुत ईजिली कम किया जा सकता है, या फेस के फैट को बहुत ईजिली कम किया जा सकता है। या कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं, जैसे काइबेला इंजेक्शन है जो यूएस में मिलती है, इंडिया में कभी कभी आती है, उस इंजेक्शंस के द्वारा भी डबल चिन को कम किया जा सकता है। तो मुझे लगता है अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो आप इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स करा लें। कई लोग पतले होने के इंजेक्शंस भी लेते हैं, ये कहाँ तक कारगर है और ये सेफ है लेने? ये तो आजकल बहुत ट्रेंड में है। 2 इंजेक्शंस ओजेम्पिक एंड मुंजारो ने दुनिया बदल दी है। ओजेम्पिक इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है, मुंजारो इज अवेलेबल। मुंजारो FDA अप्रूव्ड है क्रॉनिक डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए एंड क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट के लिए। तो जो लोग ओवर वेट है, 100 प्लस हैं, 120 प्लस हैं, या जो बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं पर उनकी बॉडी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे रही कि वो वेट लॉस नहीं कर पा रहे, या उनको कोई नी पेन हो रहा है, या डायबिटीज उनका मैनेज नहीं हो रहा, तो वो मुंजारो जरूर ले सकते हैं किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ। मुंजारो एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है। ये एक GLP रिसेप्टर होता है बॉडी जिस पे उस पे काम करती है। ये आपको फुल सेंस ऑफ फुलनेस देती है, ये आपकी सेटाइटी को फुल कर देती है, आपको भूख ही नहीं लगती है, आपका थोड़ा एपेटाइट कम हो जाता है। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स ही इसको बता सकते हैं कि आपको 2.5 mg से यूजुअली ये स्टार्ट किया जाता है, या 15 mg तक इसे जाया जा सकता है, इसका डोज बढ़ाते बढ़ाते, और वेट लॉस को मैनेज किया जा सकता है। वेट लॉस कहीं ना कहीं 6 महीने 1 साल में बहुत अच्छा हो जाता है। इंजेक्शन ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं, लेकिन हाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, GI अपसेट, या हेयर लॉस, या फैट लॉस ऑन फेस। तो बेटर होगा कि एक डॉक्टर आपको प्रॉपर अप्रोच बताएगा, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, कि आप कैसे अपने वेट को मैनेज करें, या तो मुंजारो से, या डाइट से, या लाइफस्टाइल से, या एक्सरसाइज से। डॉक्टर, आपको एक ऐसी एडवाइस देनी हो फॉर हेल्दी स्किन, या कोई ऐसी हैबिट जो हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए टू गेट हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन, तो क्या हो सकता है? लाइफस्टाइल तो मैंने बहुत बार बता दिया, बट मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगी, आज की डेट में लोगों का सन एक्सपोजर भी है, स्क्रीन एक्सपोजर भी है, सो दैट्स वाई सनस्क्रीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द आंसर लाइज विद इन द क्वेश्चन। प्लीज़ सनस्क्रीन लगाएं, 3 बार ज़रूर लगाएं, लेजी ना हो। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपकी ड्राई स्किन है, मॉइस्चराइजर्स लगाएं, नहीं ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाएं, या लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स लगाएं, और हेल्दी खाना पीना खाएं, हेल्दी सोएं, अच्छी लाइफस्टाइल रखें, आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस रहेगी और आप काफ़ी सालों तक बहुत यूथफुल फील कर सकते हैं, अपीयरेंस भी आपकी यूथफुल रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक्स फॉर कमिंग हियर, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, फॉर ह्यूमन कोज, फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, कि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिसकी गाइडेंस के इंतज़ार में वो है। तो चलिए लगाते हैं इस सिलसिले को यहीं विराम, और अगली बार ऐसे ही मिलते हैं एक नई हस्ती के साथ, एक नए सवाल के साथ, और एक नए टॉपिक के साथ।
और देते हैं हम आपको वो जानकारी, वो खबर जिनसे अब तक थे आप बेखबर। ओनली ऑन बेखबर टॉक्स।